मैनेजमेंट से जुड़े हुए लोगों को प्रदान किया है, जिन्होंने अपनी प्रतिभा के बल पर और अपने अध्ययन के बल पर न केवल देश व विदेशों में भी अपनी ख्याति अर्जित किया है। इसी कड़ी में मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं और अनुरोध करता हूं कि हमारे देश में बैंकिंग का क्या भविष्य है, किस ओर ये बैंकिंग सेक्टर जा रहा है और दुनिया के बदलते हुए परिदृश्य में बैंकिंग सेक्टर से क्या अपेक्षाएं हैं और हिंदुस्तान में इसका क्या स्वरूप होने वाला है, इस पर हम आप लोगों के विचार जानना चाहेंगे। जैसे अभी जस्ट फॉर ए फन ये बात आई कि भाई बैंक तो क्रीमी लेयर्स के लिए होता है, बट वी थिंक दैट इट इज नॉट फिट फॉर टुडेज स्टेट, क्योंकि अब जो माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात होती है और ऐसे ऋण देने की बातें की जा रही है, अगर हम समग्र विकास की बातें करते हैं तो हमें गरीब से गरीब व्यक्ति को बैंकिंग की सुविधाएं पहुंचाने का प्रयास करना होगा। हम चाहेंगे कि अपने बारे में थोड़ा सा परिचय भी देंगे, हमारे जो अतिथि वक्ता हैं, गेस्ट स्पीकर्स हैं, और मुनिरबा से इलाहाबाद विश्वविद्यालय से जुड़ी हुई कुछ यादें ताज़ा करेंगे। तो आप अगर संस्मरणात्मक व्याख्यान देंगे तो लोगों को अच्छा भी लगेगा। लॉगिन करा लो। आपको भी लगेगा कि स्टूडेंट लाइफ में किस तरह से लॉगिन कराओ गतिविधियां रहती थी। दीपक सिंघल साहब के बारे में कोई अलग से मुझे परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। जो जितने भी लोग हमारे इस डिस्कशन में जुड़े हुए हैं सभी लोग उनसे वाकिफ होंगे। अभी एक जो अपॉइंटमेंट कमेटी होती है कैबिनेट की, उन्होंने आपको एक बहुत ही सम्मानित और जिम्मेदारी से भरा हुआ पद पर आपकी तैनाती किया है। The appointment committee of the cabinet has approved the appointment of 3 non-government members to the Financial Services Institution Bureau. आपकी तैनाती फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशन ब्यूरो में 3 लोगों के साथ की गई है। 3 में से एक आप भी नियुक्त किए गए हैं। Deepak Singhal sir has been appointed from the academicians, बिजनेस पर्सन्स, फार्मर रेगुलेटर, एडमिनिस्ट्रेटर कैटेगरी। आप पहले एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आरबीआई में रहे हैं, तो मैं संक्षेप में इतना कहना चाहता हूं कि आपका व्यक्तित्व जो है वो एक शिक्षाविद के रूप में है, एकेडमिशियन के रूप में है, बिजनेस पर्सन के रूप में है, और स्ट्रेटजी पॉलिसी फार्मूलेशन एंड रेगुलेटर के रूप में आप जाने जाते हैं। साथ ही एक अच्छे प्रशासक भी रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार पुनः आपका इस मंच पर स्वागत करते हुए आपसे अनुरोध करता हूं कि सर अपने बारे में, मुनिरबा के बारे में, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बारे में और बैंकिंग सेक्टर के बारे में, चूंकि आपके पास एक गहन अनुभव है, विस्तृत अनुभव है, तो हम चाहेंगे कि हम आपके अनुभवों का फायदा उठाएं। श्री दीपक सिंघल सर। धन्यवाद सिंह साहब और साथियों। मैं बहुत हर्षित हूँ कि आप सबसे जुड़ने का मौका शाम को मिला। यहाँ कई पुराने साथी दिख रहे हैं। त्रिवेदी जी हमसे 1 साल सीनियर थे और हमारे से पहले वाले बैच के टॉपर भी थे, और अमित जी भी उसी बैच के हैं। 70 मेरे ख्याल से 76, 78, क्योंकि हम लोगों का 77, 79 बैच था। जनवरी 80 में फाइनली रिजल्ट निकला, 6-8 महीने लेट। और उन दिनों बाकायदा स्टूडेंट्स ग्रुप बना के हेड के पास जाया करते थे कि साहब इम्तिहान टाले जाए, और हम लोगों के केस में 2 बार टले, तो वो जून जुलाई तक जो पास होना था वो फाइनली जनवरी में पास हुए। आज का जहां तक आज का विषय का सवाल है, मैं पहले अपने बारे में बता दूं। मैं भारतीय रिजर्व बैंक मैंने 1982 में ज्वाइन किया था, ग्रेड बी में। उससे पहले 1.5 साल में एक प्राइवेट सेक्टर में रेमंड वुलन मिल्स में काम करता था, और 82 में ग्रेड बी ज्वाइन करने के बाद मैं 2019 में रिटायर हुआ रिजर्व बैंक में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से, और फिर उसके बाद से भी रिजर्व बैंक से जुड़ा हुआ हूँ। भारतीय रिजर्व बैंक सर्विसेज बोर्ड जो अधिकारियों की भर्ती देखता है रिजर्व बैंक में, पिछले 4 साल से उसका भी सदस्य हूँ, और अभी पिछले 1 साल से एफएसआईबी में भी मैं मेंबर हो गया हूँ।
इसके अलावा 3-4 और कंपनियां हैं। एक IDBI बैंक है जिसमें मैं डायरेक्टर हूँ, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हूँ। तो रिटायरमेंट के बाद थोड़ा बहुत काम चल रहा है। और बाकी इलाहाबाद की यादों का तो कोई अंत नहीं है। वो अगर उनकी याद करना शुरू करेंगे तो फिर आज की शाम उसी पे चली जाएगी मेरे हिसाब से। जो आज का विषय है बैंकिंग का भविष्य। हालांकि मैं चूंकि बैंकिंग से डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं रहा हूँ, मैं एक रेगुलेटर की तरह रहा हूँ और रिजर्व बैंक से 40 साल से संबंध हूँ, जैसा मैंने कहा। तो मेरा व्यू मैं चाहता हूं मैं सुनूं त्रिवेदी जी को कि वो बैंकिंग के भविष्य के बारे में क्या सोचते हैं। जो एक आउटसाइडर की तरह, एक जर्नलिस्ट की तरह या एक रेगुलेटर की तरह जो मुझे समझ में आता है वो 5-7 मिनट में मैं आपके समझ रखने की कोशिश करूंगा। मेरी राय ये है कि जो बैंक हैं वो पहले अकेले थे। अब हमारी इकोनॉमी में, हमारी अर्थव्यवस्था में उनका बहुत बड़ा योगदान था। अब उनका साथ देने के लिए बहुत सारे लोग आ गए। बैंकों का साथ देने के लिए बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी संस्थाएं हैं और व्यवस्था बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बैंकों का जो इम्पोर्टेंस है ये वो कुछ कम हुई है। बैंक अभी भी मुख्य इंस्ट्रूमेंट है फाइनेंस प्रोवाइड करने के इंडस्ट्री को। लेकिन बैंकों के लिए कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। बैंकों के लिए मेरे हिसाब से आने वाले समय में कंपटीशन और बढ़ेगा। रेगुलेटर की भाषा में उसको डिसइंटरमीडिएशन कहते हैं। डिसइंटरमीडिएशन बहुत तेजी से हो रहा है। जो बोरोवर्स हैं वो सीधे बैंकों के पास न जाने के लिए अलावा, बैंकों के पास जाने के अलावा उनके पास और बहुत सारे विकल्प खुल गए हैं। 90 के दशक में सेबी आया, उसके बाद इक्विटी कल्चर आया। पिछले 5-7 सालों में रिटेल इक्विटी में बहुत ज्यादा पार्टिसिपेशन हुआ है। काफी लोग इक्विटी में गए हैं। तो बोरोवर्स के लिए और बिजनेसमैन के लिए ये भी संभव हुआ है कि वो पैसा सीधे मार्केट से उठाएं, कंज्यूमर से ले या इक्विटी होल्डर, शेयर होल्डर से ले। उसके अलावा और बहुत सारे प्राइवेट जो नए बिजनेस स्टार्ट करते हैं उनके लिए प्राइवेट इक्विटी है, उनके लिए वेंचर इन्वेस्टर्स हैं, एंजल इन्वेस्टर्स हैं। कई सारी ऐसी सुविधाएं उपलब्ध हो गई हैं, कई सारी ऐसी संस्थाएं आ गई हैं जो अब बैंकों के साथ लाइन में खड़ी हैं। और मुझे लगता है कि ये जो कंपटीशन है वो और ज्यादा बढ़ने वाला है। उसके अलावा भी बैंकों के विद इन बैंकिंग डेफिनेशन देयर आर लार्ज नंबर ऑफ एंटिटीज। जैसे पहले 5 साल पहले तक ये निश बैंक्स नहीं हुआ करते थे। तो प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग के लिए अब स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट बैंक और ये बैंकों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई। फॉरेन बैंक्स बहुत तेजी से आ रहे हैं। बैंक जो है वो इंडियन बैंक्स को खरीद भी रहे हैं। तो बैंकों की संख्या भी बढ़ रही है और नॉन बैंक्स भी बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो बैंकों के कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा। लाइबिलिटी साइड पे मैंने कहा कि बैंकों को अब डिपॉजिट के लिए थोड़ा सा और मशक्कत करनी पड़ेगी, क्योंकि लोग जो है इक्विटी में ज्यादा पैसा लगाने लगे हैं। कुछ रियल एस्टेट में भी जाती है लोगों का सेविंग्स। लेकिन लाइबिलिटी साइड या डिपॉजिट की साइड पे बहुत ज्यादा समस्या की जरूरत मुझे इसलिए नहीं लगती कि बैंक वो अगर इक्विटी में भी जाता है या रियल एस्टेट में भी जाता है तो पैसा घूम फिर करके बैंकिंग सिस्टम में ही आता है। लेकिन जो एसेट साइड है उसके लिए बहुत ज्यादा मार है। और जो कमर्शियल लोन्स बैंक देते हैं उसके लिए बहुत ज्यादा कंपटीशन है। और अब मैं चूंकि एक बैंक से भी संबंध हूँ, उसका इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हूँ, एग्जीक्यूटिव कमेटी में बैठता हूँ जो लोन्स पास होते हैं। तो मैंने ये देखा है पिछले 3-4 साल में पहले ये होता था कि जो बोरोवर है वो बैंक के कहे हिसाब से चलता था। बैंक ने कह दिया भाई इस रेट पे तुमको इतना देंगे, वो मान लेता था। वो उसको बैंक से लोन मिल रहा है, यही बड़ी बात। और पहले केवल AAA बोरोवर ही ऐसा होता था, AAA रेटेड बोरोवर ऐसा होता था जो किसी तरीके से थोड़ा बहुत बैंक को डिक्टेट करता था कि भाई हमको इतने % इंटरेस्ट पे तो हम लेंगे या नहीं लेंगे। पीछे 2-3-4 साल में मैं देख रहा हूँ कि AA एंड A एंड इवन B+ कैटेगरी के बोरोवर जो हैं उनके पीछे भी बैंक भाग रहे हैं और वो भी बैंकों से बार्गेन कर रहे हैं कि भाई आप हमें इस रेट पे दीजिए तो हम लेंगे। कई बार तो मैं कहता हूं कि भाई अगर ये B+ है तो इसको इतना बार्गेनिंग पावर कैसे है, लेकिन पता लगता है कि साहब इसके पीछे 3 बैंक और है देने के लिए। अगर आप इस रेट पे एग्री नहीं करेंगे तो बैंकों के लिए ये थोड़ा सा कंपटीशन तो आने वाला है। इसके अलावा एक बहुत अजीब सी स्थिति जो मुझे लगती है कि जो नहीं होनी चाहिए थी शायद, वो ये कि एक अलग तरीके का इंटरमीडिएशन शुरू हो रहा है। बैंकों का काफी बड़ा लोन का हिस्सा नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज के पास है। और जो बैंक डायरेक्ट लोन देते थे वो अब नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज को लोन देते हैं और फिर नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज बोरोवर्स को देते हैं।
उससे दो समस्याएं हैं। उससे एक समस्या ये कि जो प्रॉफिट है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, जो प्रॉफिट नॉर्मली बैंकों के पास आना चाहिए था, बैंकों का मार्जिन बहुत मिनिमम हो जाता है, कम हो जाता है। और दूसरा, जो अल्टीमेट बोरोवर है उसको बहुत हाई रेट पे पैसा मिलता है, वो 17%, 18%, 20% इस तरीके से रेट्स पे लेता है। एनबीएफसीज जो है बहुत हाई रेट पे लोन देती है। तो एक ये समस्या जरूर है, लेकिन बैंक का रिस्क भी कम है, इसलिए बैंक खुशी खुशी देते हैं। मेरे ख्याल से आज की डेट में 20 से 30% ऑफ बैंक एडवांसेस जो है वो एनबीएफसी सेक्टर में है, और एनबीएफसी बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। वो कंपटीशन भी दे रहा है और कई तरीके से बैंकों की मदद भी कर रहा है कि जो छोटे लोन वाले हैं उनके पास वो पहुंचता है, क्योंकि बैंकों के पास इतनी बड़ी कंट्री में सब जगह पहुंचना संभव नहीं है। तो एनबीएफसी की छोटी छोटी शाखाएं होती हैं, एक आदमी दो आदमी की छोटे गांवों में घूम घूम के लोन देते हैं, छोटे छोटे लोन देते हैं। तो इसलिए ये सुविधा कम से कम उन लोगों को मिल रही है जो केवल बैंकिंग के थ्रू शायद पॉसिबल नहीं थी। बट इसके अलावा मुझे लगता है बैंक जो है पिछला एक साल तो बहुत ही अच्छा रहा है बैंकों के लिए। हिस्ट्री में पहली बार बैंकिंग सेक्टर का कंबाइंड प्रॉफिट 1 लाख करोड़ से ऊपर गया है। स्टेट बैंक अकेले का 50,000 करोड़ से ऊपर गया है। 200 साल की हिस्ट्री में 50,000 करोड़ का प्रॉफिट स्टेट बैंक ने पहली बार बनाया है। तो बैंकिंग इंडस्ट्री अच्छा चल रही है। और उसके अलावा जो भविष्य में मुझे लगता है जो दो बहुत बड़ी ट्रेंड्स हैं, एक तो जो डिजिटल बैंकिंग का है। डिजिटल बैंकिंग तो ठीक है, पहले हम लोग अक्रॉस द काउंटर बैंकों में जाते थे, ब्रांचेस में जाते थे, वहां काउंटर के सामने खड़े होकर काउंटर के पीछे जो बैठा है उससे बात करते थे। फिर उसके बाद प्राइवेट सेक्टर बैंक आए, तो फिर वो अक्रॉस द काउंटर से अक्रॉस द टेबल बैंकिंग शुरू हो गई। वहां ब्रांच में जाइए, एक रिलेशनशिप मैनेजर होता है, उससे आप टेबल पे बैठ के बात कीजिए। तो अब वो सुविधा भी खत्म लगती है। अब डिजिटल, अब आजकल 70% ट्रांजैक्शन डिजिटल होते हैं, तो लोग अपने घर पे बैठ के ट्रांजैक्शन करते हैं। लेकिन उसका फ्लिप साइड ये है कि बैंकों के लिए आईटी रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ गया है, और डिजिटल ट्रांजैक्शंस में फ्रॉड्स भी होते हैं काफी, और उसमें डेटा कॉम्प्रोमाइज अगर हो जाए तो बहुत बड़ी रिस्क है अकाउंट होल्डर के लिए भी और बैंक के लिए भी। इवन अभी कुछ साल पहले बांग्लादेश जो सेंट्रल बैंक है उसमें बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ, और मेरे ख्याल से $200 बिलियन उसके निकल गए। वो तो कहिए बच गया, किसी तरह से उनको पता लग गया, लेकिन उसका काफी भारी लॉस हुआ काफी। और उसके चलते जो बांग्लादेश बैंक के गवर्नर थे उनको अपना पद छोड़ना भी पड़ा। उसमें 2-1 बैंक इंडियन भी इन्वॉल्व थे, उनका पैसा लेकिन बच गया। जो बांग्लादेश बैंक वाले ने अटैक किया था उसने एक आध इंडियन बैंक पे भी अटैक किया था, और इंडियन बैंक जो है वो बच गए उससे, लेकिन बांग्लादेश बैंक नहीं बचा। तो इस तरीके के रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं डिजिटल उसके चलते, डिजिटल ट्रांजैक्शंस के चलते। और आने वाले समय में बैंकों को एक बहुत बड़ा टेक्निकल स्टाफ रखना पड़ेगा डिजिटल बैंकिंग को और डिजिटल ट्रांजैक्शंस को मॉनिटर करने के लिए और रिस्क को मैनेज करने के लिए। डिजिटल, हालांकि इंडिया में जो डिजिटल बैंकिंग है वो दुनिया की सबसे अच्छी माने जाने वाली सिस्टम है। इंडिया का जो पेमेंट सिस्टम है वो दुनिया का सबसे अच्छा माने जाने वाला सिस्टम है। कुछ बैंकों का, खासतौर से स्टेट बैंक का जो डिजिटल बैंकिंग है वो बहुत अच्छा माना जाता है। कुछ प्राइवेट सेक्टर बैंक के जो उनके प्लेटफॉर्म्स हैं वो भी बहुत अच्छे माने जाते हैं, एंड दे कंपेयर विद द बेस्ट इन द वर्ल्ड। एंड इंडिया चूंकि आईटी में लीडर है, तो मेरे लिए ये बहुत सरप्राइजिंग बात नहीं है, क्योंकि आईटी के एक्सपर्ट्स हमारे यहाँ बहुत काफी हैं। और ये लाजमी है कि इंडिया में आईटी जो है वो बहुत एडवांस हो और इंडिया के जो सिस्टम्स हैं वो स्ट्रांग हो। लेकिन फिर भी बैंकों के लिए रिस्क, डिजिटल रिस्क, आईटी रिस्क, साइबर रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ने वाले हैं, और बैंकों को उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। एक जो चीज अभी तक इंडिया में नहीं आई है और मुझे लगता है कि आने वाले समय में वो होगा जरूर, मैं रिजर्व बैंक में 2011 से 2013 तक बैंकिंग रेगुलेशन, जो डिपार्टमेंट बैंकों को लाइसेंस वगैरह देता है, उसका इंचार्ज था। और मेरे समय में एक एप्लीकेशन आई थी रिजर्व बैंक में वर्चुअल बैंक के लिए। तो वर्चुअल बैंक की जो अवधारणा है वो ये है कि वो बैंक फिजिकल प्रेजेंस नहीं होगी उसकी, वो केवल नेट पे होगा। उसकी ब्रांचेस हमें देखने को नहीं मिलेंगी, उसमें ह्यूमन इंटरफेस बिल्कुल निल होगा, और वो केवल
इंटरनेट पे चलेगा। इस तरीके के बैंक मुझे बताया गया था कि सब यूएसए और यूरोप में चल रहे हैं, जो केवल वर्चुअल हैं, कि कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं है, कोई ब्रांच नहीं दिखाई देती। अगर उनका साइन आपको कहीं रोड पे दिखाई दे तो इसका मतलब वो खाली विज्ञापन के लिए है। आप कोई ट्रांजैक्शन किसी से बात नहीं कर सकते, किसी को कंप्लेंट नहीं लॉन्च कर सकते। आपको कंप्लेंट लॉन्च करनी है तो कंप्यूटर पे करनी है। तो उस वक्त रिजर्व बैंक ने ये माना कि अभी शायद हमारी व्यवस्था इसके लिए तैयार नहीं है, लेकिन ऐसा है कि वो वर्चुअल बैंक को बहुत दिनों तक हम लोग अवॉइड नहीं कर पाएंगे। मेरे ख्याल से आने वाले 2-4 साल में ही हम लोगों को वर्चुअल बैंक देखने को मिलेंगे। और अगर वो वर्चुअल बैंक का एक्सपीरियंस इंडिया में अच्छा हो जाता है तो बैंकों के लिए बड़ा भारी कंपटीशन होगा। उसके अलावा और भी, क्योंकि बैंकिंग एक ऐसी बैंकों का जो महत्व है उसको ये मान के चलें कि अगर कम होगा तो अभी फिलहाल अगले 10-15 साल तो महत्व मुझे कम होता दिखता नहीं है, चाहे कितनी ही नई संस्थाएं आ जाएं, क्योंकि अभी इंडियन इकोनॉमी में ग्रोथ का स्कोप बहुत है और अभी बहुत जगह है सभी तरीके के प्लेयर्स के लिए। तो चैलेंजेस चाहे कुछ भी हो, लेकिन बैंकों का महत्व जो है वो अपनी जगह बना रहेगा और बैंक अच्छा ही करेंगे। मुझे लगता है कि बैंकों, भारत में जो रेगुलेशन है, जो विनियमन है, जो रिजर्व बैंक का रेगुलेशन डिपार्टमेंट है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। हम लोगों का जो रेगुलेशन है वो एट पार विद द बेस्ट इन द वर्ल्ड। रिजर्व बैंक जो है वो बाज़ल कमेटी का मेंबर है और ओरिजिनल मेंबर्स में से एक है। जब मैं रेगुलेशन का हेड था तो मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ वहां की रेगुलेशन की जो मीटिंग्स हैं, उनके बाज़ल स्टैंडर्ड्स की जो स्टैंडर्ड्स इम्प्लीमेंटेशन कमेटी है उसका मैं मेंबर था। तो वहां जाके उन लोगों के साथ बात की तो वहां ये देखने को मिला कि जो हमारे रेगुलेशन है वो करीब करीब क्या पूरी तरह जो दुनिया के बेस्ट रेगुलेशन हैं उनसे मैच करते हैं। बाकी एक आध जगह कोई थोड़ा बहुत डिफरेंस है तो वो लोकल रिक्वायरमेंट्स की वजह से है, लेकिन जहां तक प्रूडेंशियल एप्लीकेशन का सवाल है, हम लोग एट पार विद द बेस्ट इन द वर्ल्ड है। आपने अभी सुना होगा पिछले 1-1.5-2 महीने में अमेरिका में कई सारे बैंक्स फेल हुए और वो बड़े बेसिक वजह से फेल हुए। वो इतना ऐसा रीजन था कि जो रेगुलेटर को भी पता होना चाहिए था और सारे बैंकों को भी पता होना चाहिए था कि कम से कम उस वजह से बैंक फेल ना हो। इंटरेस्ट रेट बढ़ गए 2 साल के अंदर, 1 साल के अंदर, और इतने सारे बैंक फेल हो गए। इंडिया में इस बात की संभावना कम है क्योंकि हम लोग जो रेगुलेशन है, रिजर्व बैंक का रेगुलेशन है, इस बात का ध्यान रखता है कि इंटरेस्ट रेट का इम्प्लीकेशन बैंकों की बैलेंस शीट पे क्या होगा और उसके लिए पूरे नियम बनाए गए हैं। मेरे ख्याल से मैं यहीं पे अंत करता हूँ। मुझे त्रिवेदी जी को सुनने का उत्सुक हूँ और मैं उनकी राय जानना चाहता हूँ कि वो क्या लगता है कि आने वाले समय में बैंकिंग कैसी होगी। और आप लोग भी हैं, जो भी सज्जन कुछ बताएंगे तो मैं सीखने का प्रयास करूंगा और अंत में अगर कुछ सवाल होंगे रिजर्व बैंक से संबंधित तो उनको भी जवाब देने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी दीपक सिंघल सर ने हम लोगों को बैंकों के फ्यूचर ट्रेंड के बारे में बताया और डिजिटल बैंकिंग क्या होगी, क्या चल रही है, उसके क्या क्या रिस्क होते हैं, उससे संबंधित फ्रॉड्स के बारे में अलर्ट रहने के लिए हम लोगों को बताया। साथ ही वर्चुअल बैंकिंग के बारे में भी आपने अपने वक्तव्य में प्रकाश डाला। कुछ श्रोता हमारे जो हैं वो अपने हैंड्स रेज कर रहे हैं अपने सवालात के लिए। उनसे मेरा अनुरोध है कि आपके सवालों को हम लास्ट में 15 मिनट में डिस्कशन करेंगे, तो उस समय आपके प्रश्नों का हमारे जो पैनल हैं जवाब देंगे। अभी सिंघल सर ने बैंकों के फेल्योर होने के बारे में, विशेष रूप से बांग्लादेश और अमेरिकन बैंक के फेल्योर के बारे में, उनके कारणों की ओर ध्यान हमारा आकृष्ट किया। साथ ही ये बताया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ऐसे रेगुलेशंस हैं कि इंडिया में बैंकों के फेल्योर होने के चांसेस न के बराबर हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा सर आपको। साथियों, जैसा कि मैंने पूर्व में भी अवगत कराया था कि जो बैंकों का एक विकास क्रम है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे और आने वाली क्या बैंकों की भूमिका होगी, क्या रूपरेखा होगी, उस पर हम विचार करेंगे। अभी सिंघल सर ने भी बताया कि पहले हम काउंटर पर जाते थे, जो असिस्टेंट होते थे उनसे बात करते थे, ब्रांच मैनेजर से मिलते थे। मीनिंग देयर बाय कि पहले बैक ऑफिस रिकंसिलिएशन का सिस्टम था, फिर फ्रंट ऑफिस बैंक रिकंसिलिएशन का सिस्टम आया। धीरे धीरे हम लोगों ने सीबीएस कोर बैंकिंग सिस्टम देखा जिसमें सारी ब्रांचें एक हो गई हैं।
किसी समय इस तरह की बातें होती थी तो ऐसा लगता था कि ये संभव नहीं है, लेकिन वक्त धीरे धीरे नए नए आयाम खोज रहा है और ये विकास की प्रक्रिया निरंतर सतत जारी है। हमें ऐसा लगता है कि अब बैंकिंग का स्वरूप जो है वो बैंक इन कस्टमर पॉकेट, इस कंसेप्ट पर चल रहा है कि हमारे उपभोक्ता हैं उनकी जेब में जो मोबाइल फोन है उसके माध्यम से ही बैंकिंग हमारी संचालित हो। जहां तक मैं समझता हूं बैंक ये चाहता है कि उसके पास कोई फुटफॉल बैंकिंग नहीं चाहता कि कस्टमर जो है बैंक में चल करके आए। और इवन कुछ प्राइवेट बैंक्स तो जहां तक मैं जानता हूं इस बात के लिए अलग से चार्ज भी करते हैं अगर उनसे 1-to-1 कोई कनेक्ट करता है तो अब हमने देखा कि अभी तक हम पेपरलेस बैंकिंग की ओर बढ़ रहे हैं और ऑलमोस्ट लगभग ये हो भी गया है पेपरलेस बैंकिंग। हमें लगता है कि अब धीरे धीरे करेंसी लेस बैंकिंग की ओर कुछ बैंकिंग का स्वरूप आ रहा है। और जैसा कि अभी सिंघल सर ने बताया, एक वर्चुअल करेंसी का कंसेप्ट कुछ आगे भविष्य में दिखाई दे रहा है, जिसमें इमेज बेस करेंसी नोट होंगे और कुछ इमेज को लेकर के ही मोबाइल के माध्यम से जो वर्चुअल बैंकिंग की बात कही जा रही है, इस तरफ कुछ बैंकिंग का रुझान देखने में आ रहा है। अब मैं डॉक्टर एपी सिंह सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपना वक्तव्य प्रदान करें। डॉक्टर एपी सिंह। हाँ, यस। Well, good evening. I hope I'm audible. यस सर, स्क्रीन पर आ गए ना। Mr. Singh साहब, मैं डॉक्टर एपी सिंह सर के बारे में बताना चाहूंगा और आपसे अनुरोध भी करूंगा कि सर शुरू में अपना मुनिरबा से संबंधित परिचय दे दीजिए। कुछ कौन कौन से आपके क्लासमेट्स रहे, टीचर्स के बारे में या यूनिवर्सिटी के बारे में। अभी वर्तमान में डॉक्टर एपी सिंह जो हैं वो डायरेक्टर हैं एमटी स्कूल ऑफ इंश्योरेंस बैंकिंग एंड एक्चुअल साइंस में। There is a significant impact of emerging technologies associated with Industry 4.0 on the banking, financial services and insurance in present scenario। जहां तक मैं समझता हूँ वर्तमान समय में इंडस्ट्री रिवॉल्यूशन 4 चल रहा है और इस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4 में बैंकिंग सेक्टर का विशेष रूप से इंश्योरेंस सेक्टर का और टेक्नोलॉजी का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है और उससे बैंकिंग सेक्टर क्या अपेक्षाएं करता है। मैं समझता हूं कि शायद संभवतः डॉक्टर एपी सिंह इस विषय को केंद्रित करते हुए अपना वक्तव्य देंगे। डॉक्टर एपी सिंह सर। Singh साहब, first of all, I would like to correct you with your permission that I'm not a doctor. I'm a non-PhD. Okay. हाँ सर, मैंने बायोडाटा में तो देखा, मैंने सोचा कि लेकिन इतने उस पद पर होते हुए आपने अब तक पीएचडी कर ली होगी सर। Right now, because I'm associated with MIT University after my retirement, perhaps that is giving the impression that since I've joined the academic life, I must be a PhD as well, which I'm not. Okay. So used to be one Mr. Bhatnagar in MIT School of Banking. Yeah, that's perfectly right. He was with us about 3 years back. Yes. And because are you in his place or this is a different position? No. I'm the director. I'm heading that institution. Okay. He was a teammate. He was my teammate. Okay. And he was in charge of the banking. He was HOD of the banking, reporting to me. Because he crossed 70, so he was asked to demit. Yeah, he's a good friend of mine based in Gurgaon. So, because Mr. Singh was asking me to give a brief resume about myself, well, I did my post-graduation from Allahabad University in 1972. And thereafter, I was for about 2-3 years with the CAG office. Then I joined LIC of India as Assistant Administrative Officer. And in 1977. And I superannuated in 2014. Thereafter, earlier I was on the board of Corporation Bank of India. I was CEO MD of LIC HFL and LIC in Nepal, looking after Nepal and West Asia operations. And recently, till 2 years back, I was independent director on the board of General Insurance Corporation, GIC Re,
And since 2016, I have joined this MD University at Noida. This is all about me. And it was very interesting to listen to Deepak Singhal Sahab. He has given a very clear overview of things about the banking industry. Well, as Suresh Kumar Singh was rightly pointing out that earlier, the customers have been expecting only the basics from their banks, like safeguarding their money, paying interest, and other generic tools to interact with the finances. That means the banks were not motivated to innovate, leaving average customers' banking experience largely stagnant. But the recent boom in fintech innovation and the increased internet penetration has brought about drastic changes in the customer expectations. This is evident from two fields must have noticed. Over the last few years, Indian new banks have seen a massive spike in user adoption. Like a money management app like FI Money had over 2 million accounts opened this year, while others in the sector, including Neo, Razorpay, and Jupiter, because Deepak Singhal sir was talking about a virtual bank. Yeah, I'm talking about these virtual banks only. But many of them, about 13, 14, are already operating. And these banks are seeing exponential user growth. This sector has already witnessed a 5-fold jump in funding in 2022 itself, and is expected to touch around $215 billion mark by 2030, as per a report by EY. So that shows the sector is ripe for disruption. And this innovation expectation cycle is the main impetus behind the changes which are taking place. Earlier, the customers were used to the TDS, IMPS, and NEFT process for online transactions. But access to online transactions was largely limited to a very small part of the population. But after this UPI revolution, the number speaks for themselves. Last year itself, in 2022-23, NPCI data shows that we processed transactions of 83 billion. 83 billion transactions were processed. The total value of 139 lakh crores. It's a humongous sum. Earlier, the investors had to rely, and since Suresh Kumar Singh was talking about the insurance sector and their convergence, so I won't be talking that much about insurance because the convergence is not that much visible apart from the bank assurance, because the insurance companies are expected to have a tie-up with the banks, and through them they can push their products. Earlier, the banks were allowed, insurance companies were allowed to have not more than 2 or 3 banks. Then the banks were allowed to have not more than 2 or 3 insurance companies. Now all those things have gone. Now you are free to do whatever you feel like. Any number of tie-ups can happen with the banks as well as insurance companies, and this tie-up is called bank assurance channel. So it has picked up, and as far as the insurance companies are concerned, a large part of the sum, around say 12 to 15% of their business, is coming through bank assurance channel. Not that much with LIC of India. LIC of India is laggard here because their total business that they're able to procure through the banking channel, through their banking partners, is not more than 3.5%. So there is an integration, there is a convergence, but this convergence is much more visible elsewhere, especially as Singhal sir was pointing out about NBFCs and others. And a marked change is there in the banking industry, in the sense that industry is witnessing a hyper-personalized future. Well, what do I mean by this hyper-personalization? It refers to the use of technology and analytics to tailor the products and services to meet the specific needs of the customer. An innovative neobank can tailor-make financial services based on its knowledge of a user's finances to suit their specific needs. So now the bank will be acting as a financial assistant with everything from payments and loans to the investment and insurance all taken care of, while operating in the background, letting users focus on things more important to them. For example, a home loan
plays a major role when buying a house. A bank offering hyper-personalized services could look for the best options and cheapest interest rates available and work out the optimal repayment plan based on its knowledge of the user's financial position. And these kinds of services are not yonder. They're not beyond the horizon. As apps like FI Money, you might have heard of the app like FI Money, they have already developed an AI-based financial assistant like Ask FI, which is capable of tracking a user's finances across bank accounts to deliver deep insights into their financial behavior. This is already there. Then another trend that we are witnessing is, as Deepak Singhal sir was rightly pointing out, that we are moving towards a paperless future. Absolutely paperless. Neobanks have led the way in streamlining cumbersome banking procedures, and it takes only a couple of minutes now on our phone to open a bank account online. Whereas earlier, we had to take a visit to the branch and at least 5 different documents had to be filled up. Now, developments like Central KYC Registry and Account Aggregator Framework have allowed the customers to digitally share their financial and personal data with institutions of your choice. You can choose with whom to share your personal data or financial data, which eliminates the need for physical verification of documents. Now, lending is one of the few banking processes which requires physical documentation at various levels, we all know. But credit services built on the Account Aggregator Platform framework can provide a fully digital credit assessment process. The entire credit appraisal process is getting fully digitized, and HDFC Bank, I think, I'm told, has taken a lot of lead in this field. There's secondly one more thing that is happening that through NESL, that is National E-Governance Services, which can make the loan agreements, which usually require stamp paper and various physical documents, entirely paperless. You can enter into loan agreements through NESL, which is entirely paperless process, and this will completely digitize the application process for all sorts of credit, right from business to home loans. Well, the convenience of digital financial products helps improve access to financial services, but hyper-personalization will increase the value of this digital banking and the effectiveness of this digital banking and financial services for users. A genuinely paperless experience is going to remove any friction across the banking. The banking process is going to become entirely frictionless. And neobanks, as you are saying, sir, neobanks are there in operation. About 13, 14 are already in operation, and Paytm is also one of them. They have opened some branches. And digital banking is the in thing. And we know that presently there are 11 PSBs, private and public sector banks, which have got digital operations, 12 private sector banks, and one small finance bank. They are participating in digital banking program. And I'm told, as per the Forbes advisory rating, the best digital bank in India is right now IDFC First Bank. Then Yes Bank also have got a savings account called PRO. And Axis Bank also have got Easy Access Digital Savings Account. It's all digital banking. So the future of the bank is towards hyper-personalized approach, paperless banking, digital banking. Obviously, these things have got their own pitfalls as well, because you might have noticed that about 3-4 days back, Reserve Bank of India has issued a caution and an advisory that the centralized eKYC is going to be risky, and one should be. I think they are likely to constitute some committee which will be coming out with some paper as to what is the way out, so that this can be sidelined and some new foolproof system could be taken care of. Because the cyber attacks are becoming very common, and Deepak Singhal sir was of course quoting the case of Bangladesh Central Bank 2 years back. Okay, our systems are very robust. In terms of IT, we are very strong as a nation. Our processes are very robust, but despite that, those who are working on this, they have got, they are capable of resorting to any tricks.
एंड कहते हैं ना, तू डाल डाल मैं पात पात, वो काम लोग करते रहेंगे. बिकॉज ओनली अबाउट a year back it so happened that in USA the utility company that was the systems were hijacked, cyber attack took place, ransomware was planted, and they demanded money, and ultimately the system could not operate for about 2 months, and ultimately they had to pay the ransom, running into about, I'm told, $30 billion. So nothing can be ruled out. There was cyber attack on the NHS in UK also a couple of years back. There was cyber attack on the Pentagon. So anything can happen because state actors are involved. It's not non-state actors. The state actors are involved, and we know who are the state actors. So this is all about the future of banking from my side. I'll be more interested in listening to our other respected speakers, particularly because Deepak Singhal sir was talking repeatedly about Krishna Mohan Trivedi. So I'll be eagerly looking forward to listening to Trivedi sir. Over to Suresh Singh साहब. थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको. अभी एपी सिंह साहब ने हम लोगों को डिजिटल बैंकिंग के बारे में, डिजिटल बैंकिंग प्रोग्राम के बारे में बताया, और ये भी बताया कि कुछ प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स जो हैं, कुछ बैंक्स जैसे आपका यस बैंक है और IDFC बैंक है, एक्सिस बैंक है, ये पेपरलेस बैंकिंग की दिशा में अच्छा काम कर रहे हैं. आगे चल करके डिजिटल बैंकिंग से संबंधित साइबर क्राइम क्या क्या होते हैं इसके बारे में भी आपने प्रकाश डाला. और ये बात बिल्कुल सही है कि जो आम जनमानस होता है, जनमत जिसे हम कहते हैं, पब्लिक ओपिनियन कहता है, वो इस बात को लेकर के अभी उसके अंदर बैंकिंग सेक्टर जो है ये कॉन्फिडेंस नहीं पैदा कर पा रहा है. सर, एक जो सामान्य आदमी है वो डिजिटल बैंकिंग में जाने से घबराता है. वो अखबारों में हम लोग पढ़ते रहते हैं कि किसी के खाते से पैसा निकल गया, या हमारे साथ अगर बैंकिंग फोर्जरी, चीटिंग, फ्रॉड कुछ हुआ तो हम उसको कैसे फॉलो अप करें. इस संबंध में और अवेयर करने की आवश्यकता है, जहां तक मैं समझता हूं. बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय दिया और हम लोगों के साथ आए. हम आपसे अनुरोध करेंगे कि हमारे साथ बने रहें सर, और जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके अगर कुछ पॉइंट्स होंगे तो हम आपसे अनुरोध करेंगे कि उनके बारे में. सर थैंक यू सर. हमारे नेक्स्ट स्पीकर श्री KM त्रिवेदी सर हैं. आप स्मिता जी हमारे बीच आ गई हैं, आपका स्वागत है. और श्री अनुराग खन्ना बनारस से हमारे बीच उपस्थित हैं, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं. आप सब लोगों का, सभी व्यूअर्स का स्वागत करते हैं. और हम श्री KM त्रिवेदी जी से अनुरोध करेंगे कि वो अपना वक्तव्य दें. मैं आपकी प्रोफाइल थोड़ा देख रहा था तो मैं सोचा कि ये तो काफी समय हमारा लग जाएगा आपकी प्रोफाइल के बारे में बताने में ही. मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि थोड़ा अपना मोनिरबा से रिलेट करते हुए परिचय देना चाहेंगे. KM त्रिवेदी सर जो है वो सीनियर एडवाइजर SBI कैप वेंचर्स लिमिटेड में रहे हैं. आप मेंबर सेटलमेंट एडवाइजरी कमेटी IFCI लिमिटेड में भी रहे हैं. सीनियर एडवाइजर NSIC लिमिटेड में हैं और फार्मर चीफ जनरल मैनेजर SBI में रहे हैं. हमारे मुनिरबा के एलुमनस हैं. तो आपसे मेरा अनुरोध है सर, आपको बहुत लोग सुनना चाह रहे हैं. आप बैंकिंग से रिलेटेड अपने अनुभवों को और क्या फ्यूचर सीन बन रहा है उसके बारे में कुछ प्रकाश डालने का कष्ट करें. थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड की ओर अपने श्रोताओं को कनेक्ट करना चाहूंगा. जैसा कि मैंने बताया कि पब्लिक ओपिनियन इस बात पर निर्भर कर रहा है कि उनकी सुरक्षा, उनके पैसे की, खातों के संचालन के संबंध में उनकी क्या सुरक्षा रहती है. आगे चल करके मुझे कुछ ये समझ में आ रहा है, मैं किसी अपने बैंक के दोस्त से चर्चा कर रहा था तो उन्होंने कहा साहब वो दिन दूर नहीं, जैसे पहले हम जो सीरियस बैंकिंग की कल्पना हम लोग नहीं कर पाते थे, अब जो है वो किसी बैंक में अकाउंट है, किसी ATM से हम पैसा निकाल लेते हैं और सारे बैंक कोर बैंकिंग से जुड़ चुके हैं. उसी तरह से आने वाले दिनों में इस बात की भी संभावना पर बल मिलता है कि कोई सेंट्रल बैंकिंग जैसी चीज उभर करके आ सकती है कि सारे अकाउंट्स जो है में भी कनेक्टेड ऑन ए यूनिक कोड नंबर. जैसे हमारा जो है वो आधार कार्ड बना हुआ है,
उस तरह से अगर एक यूनिक कोड नंबर सबको मिल जाएगा और सारे बैंक कनेक्ट होकर एक सेंट्रल बैंक के रूप में आ सकते हैं। उसी तरह से जैसे कि ये मास्टर कार्ड और वीजा कार्ड जारी किए गए हैं, किसी की आवाज आ रही है, टीवी चल रहा है, anyway, बंद करिए। करता हूँ प्रेम त्रिवेदी सर की तरफ और आपसे अनुरोध करता हूँ कि सर प्लीज कैरी ऑन। श्री कृष्ण मोहन त्रिवेदी सर। हाँ, थैंक यू सिंह साहब, और बहुत बहुत धन्यवाद आपको मुझे बुलाने के लिए। अभी सिंघल साहब ने और सिंह साहब ने जो है इंस्टीट्यूशनल सेटअप जो है फ्यूचर ऑफ बैंकिंग पे बड़ा अच्छा व्याख्यान दिया। तो इंस्टीट्यूशनल सेटअप के बारे में तो हम लोग काफ़ी जागरूक हो गए हैं, जानकार हो गए हैं, लेकिन मेरे ख्याल से जो टारगेट ग्रुप है हमारा, उसके लिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा कि रिटेल बैंकिंग में हमारा क्या फ्यूचर है, हाउ आर वी गोइंग टू टर्न आउट इन द कमिंग ईयर्स। तो शुरुआत करने के पहले मैं, जैसे कि आपने कहा था कि थोड़ा मैं अपना परिचय दे दूं, तो मैं सब इलाहाबाद में मैंने 78 में मुनिरबा से MBA किया, जैसा कि सिंघल साहब ने बताया, और 78 में ही मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ज्वाइन कर लिया था एज ए प्रोबेशनरी ऑफिसर, एंड आई ultimately retired in 2016 as Chief General Manager in the corporate center of the bank at Mumbai. तो ये मेरी जर्नी थी। इस जर्नी के दौरान मुझे बैंक ने भारत में और विदेश में दोनों जगह काम करने का मौका दिया, जो कि मेरा सौभाग्य था। और इसे कह सकते हैं कि फेदर इन द क्राउन वो था कि जब इंडिया डिफॉल्ट कर रहा था चंद्रशेखर साहब की गवर्नमेंट में, तब हम लोगों ने इंडिया डेवलपमेंट बॉन्ड करके फ्लोट किया था USA में, एंड एट दैट टाइम वी वर एबल टू मोबिलाइज $1.3 बिलियन, जो कि हमारे लिए बहुत काम आए थे और जिसकी वजह से हम डिफॉल्ट करने की सिचुएशन से बच गए थे। सो दैट वाज अ वेरी सॉर्ट ऑफ अ टर्निंग पॉइंट इन माय करियर। अभी आपने कहा कि थोड़ा सा बैंकिंग जो है वो एलीट लोगों की क्षेत्र में आती है, जो दबा हुआ आदमी है, जो कमजोर व्यक्ति है, वो शायद बैंकिंग नहीं करता है। अब इसमें जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2014 में इनिशिएटिव लिया था जनधन का, उसको अगर आप देखें तो इस समय करीब 2 लाख करोड़ उसमें पैसा जमा है जनधन अकाउंट्स में। और जनधन अकाउंट उन लोगों का है मेजॉरिटी जिनकी कोई रेगुलर इनकम नहीं है, जिनकी जो है सीजनल इनकम है, या जिनको कि कुछ इंसेंटिव्स मिलते हैं या DBT मिलता है, ये होता है। और इसके बाद भी उन्होंने 2 लाख करोड़ के करीब जो है डिपॉजिट जमा कर लिया है। तो ऐसा नहीं है कि बैंकिंग जो है अब केवल बड़े लोगों की ही सुविधा के लिए रह गई है। बैंकिंग अब काफ़ी कुछ चेंज हो गई है और बैंकिंग का फ़ायदा अब हर कोई उठाने लग गया है। इसमें एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है जब से कि इंडियन पोस्टल बैंक आया है, तब से क्या हुआ है कि हर पोस्ट ऑफिस एक बैंक बन गया है। तो बहुत से लोग जो कि गांव में रहते थे, जो कि बैंक में आने में, क्योंकि बैंक का थोड़ा सा गेटअप ऐसा होता है कि लगता है कि भाई कुछ ज़्यादा ही पैसा हो तभी अंदर घुसना चाहिए, तो वो चीज़ भी ख़त्म कर दी है सरकार ने। और इंडियन पोस्टल बैंक की वजह से आप कहीं भी जा सकते हैं। और अब तो इंडियन पोस्टल बैंक ने ये भी डिसाइड कर लिया है कि उनके कुछ पोस्ट ऑफिस जो हैं, दे विल बी टर्न इनटू बैंकिंग आउटलेट्स। बेसिकली दे विल बी इन बैंकिंग आउटलेट्स, और डाकखाने का कार्य जो है वो जो उनके लिए सेकेंडरी हो जाएगा। तो इस प्रकार से इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छे तरीके से अपने पूरी जनसंख्या को फाइनेंशियली इंक्लूड किया हुआ है। और इसमें 3 चीजें जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, वो है जैम ट्रिनिटी। एक तो जनधन अकाउंट, दूसरा आधार, तीसरा मोबाइल। इन 3 को लेने की वजह से करीब करीब हर भारतीय फैमिली, अगर हर भारतीय नहीं कहूँ मैं, तो भी हर भारतीय फैमिली तो आप पूरी तरीके से फाइनेंशियली इंक्लूडेड है। तो दिस इज अ वेरी बिग डेवलपमेंट। अगर आप थोड़ा पीछे जाएं, याद करें, तो हम लोगों ने जब अपना जीवन शुरू किया था
तब मैनुअल बैंकिंग हुआ करती थी, तब इवन सेविंग्स बैंक अकाउंट में भी दो प्रकार के सेविंग्स बैंक अकाउंट हुआ करते थे। एक होता था सेविंग्स बैंक अकाउंट विद चेकबुक फैसिलिटी, एक विदाउट चेकबुक फैसिलिटी। और चेकबुक फैसिलिटी वाले अकाउंट में तो थर्ड पार्टी पेमेंट होता था, लेकिन नॉन चेकबुक वाले अकाउंट में आपको विड्रॉल फॉर्म लेके खुद पासबुक के साथ जाना होता था, तभी वो पेमेंट करते थे। तो एक जमाना वो था जब आपको अपनी आइडेंटिटी हर ट्रांजैक्शन के समय प्रूव करनी होती थी, और उससे बढ़ते बढ़ते अब ये स्थिति आ गई है कि अब आपका इंटरैक्शन बैंक्स में बहुत ही कम हो गया है। मैं अपने बारे में बता सकता हूँ कि मैं 2016 में रिटायर हुआ था, 2016 से लेकर के आज 2023 है, पिछले 7 सालों में मैं अपने बैंक ब्रांच में मुश्किल से 2 या 3 बार गया हूँ। बाकी लॉकर ऑपरेट करने जाता हूँ, लेकिन बैंकिंग ट्रांजैक्शन की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये डेवलपमेंट जो हुआ है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। पहले क्या था कि पहले हम लोग जो है बैंकिंग करते थे, ब्रांच बैंकिंग करते थे। उसमें क्या था कि हर ब्रांच का कस्टमर होता था। उसमें हालांकि हम लोग रिलेशनशिप बैंकिंग नहीं कहते थे, लेकिन बेसिकली रिलेशनशिप बैंकिंग ही होती थी, क्योंकि आप सभी लोग को किसी न किसी रूप में जानते थे उस ब्रांच में जिसमें आप लगातार जाते थे। फिर धीमे धीमे क्या हुआ कि उस ब्रांच का ऑटोमेशन हो गया, फिर आपने जाना कम किया। फिर जैसा सिंह साहब ने कहा, सीबीएस में इंटीग्रेशन हुआ। सीबीएस में इंटीग्रेशन होने के बाद फिर आप ब्रांच बैंकिंग से उठ करके बैंक बैंकिंग में पहुंच गए, और बैंक बैंकिंग में पहुंचने से क्या हुआ कि आप पूरे उस बैंक के ही कस्टमर हो गए, तो आप किसी भी जगह जा सकते थे, आपको ट्रांजैक्शन हो सकती। फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कई इनिशिएटिव्स लिए। इनफैक्ट सिंघल साहब ने तो कई चीजें गिनाई हैं, लेकिन जो इंटरऑपरेबिलिटी एटीएम्स की हुई है, दैट वाज अ वेरी वेरी ग्रेट लीप। रिटेल बैंकर्स के, रिटेल जो हमारे कस्टमर्स हैं, उनके लिए बहुत बड़ी लीप थी, क्योंकि अब आप जो है वो बैंकिंग सिस्टम के कस्टमर हो गए। अगर आपके पास डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, तो आप कहीं भी किसी भी बैंक के एटीएम में जा सकते हैं, कहीं से भी पैसा निकाल सकते हैं, और ये सब कुछ रियल टाइम पे होता है। तो आपने जैसा कहा, सिंह साहब ने भी कहा था कि आज कुछ समय बाद ये स्थिति आएगी कि हमारा एक नंबर होगा आधार नंबर के तरीके से, और हम किसी भी बैंक में जा सकते हैं। आज वो स्थिति आ चुकी है। आपका जो अकाउंट नंबर है वो किसी बैंक का हो, लेकिन आप किसी भी बैंक में जा सकते हैं, और आप अगर एटीएम के थ्रू पेमेंट लेना चाहें तो वो है सुविधा उपलब्ध है। अदरवाइज आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम है, वो भी आप यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अब इंटरऑपरेबिलिटी ऑफ अकाउंट्स within the various banks, that is very very common, and that has become very convenient to the banks. मैनुअल बैंकिंग के दिनों से पहले तो हम लोगों ने ऑटोमेशन किया थोड़ा सा एट द ब्रांच लेवल, फिर हम लोगों ने ऑनलाइन बैंकिंग स्टार्ट करी। ऑनलाइन बैंकिंग में बेसिकली हम लोगों ने 2 ही काम किए कि जो डिपॉजिट और विड्रॉल था उसको ऑटोमेट कर दिया, और धीमे धीमे उसको बढ़ा दिया। लेकिन अब हम लोग जो है डिजिटल बैंकिंग की तरफ चल रहे हैं, और डिजिटल बैंकिंग में क्या है कि जितनी भी सर्विसेज हैं वो सभी हमको इंटरनेट पे अवेलेबल रहती हैं, और इसमें फायदा सबसे बड़ा ये है कि ऑटो प्रोसेसिंग जो होती है वो ऑटोमेटिक होती है, रियल टाइम होती है, और ह्यूमन इंटरवेंशन काफी कम होता रहता है, जिसकी वजह से जो इंडिविजुअल इडियोसिंक्रेसीज की वजह से प्रॉब्लम्स आती थी हमको, वो सब एलिमिनेट होती जा रही है। और बेनिफिट्स क्या हैं डिजिटल बैंकिंग के, हम सबको पता है। 24/7 इनविजिबल बैंकिंग है, कभी किसी से मिलने की जरूरत नहीं है, लेकिन अपना आप काम कभी चाहें तो कर सकते हैं। अब बैंक्स ने क्या करना शुरू कर दिया है कि डेटा कलेक्शन और डेटा एनालिटिक्स, डेटा माइनिंग बहुत करने लग गए हैं। अब बैंक्स जो हैं वो आपकी ट्रांजैक्शंस को देख करके, आपकी प्रोफाइल को देख करके आपकी एक अलग प्रोफाइल खींचते हैं, और उसके हिसाब से आपको ऑफरिंग्स देते हैं। जैसा कि अभी सिंघल साहब ने कहा था, पहले क्या था, बैंक जो हैं दे वर सेलिंग, हमारे जो है प्रोडक्ट्स थे ऑफ द शेल्फ अवेलेबल थे,
आपको जो प्रोडक्ट पसंद आए, चाहे करेंट अकाउंट हो, चाहे सेविंग्स बैंक हो, चाहे रिकरिंग डिपॉजिट हो, चाहे फिक्स डिपॉजिट हो। बेसिकली 4 ही प्रोडक्ट थे हमारे पास और हर बैंक के पास वही प्रोडक्ट थे। माइट बी देयर वाज अ माइनर डिफरेंस इन द इंटरेस्ट रेट्स, लेकिन प्रोडक्ट का जो स्ट्रक्चर था वो सब एक था। लेकिन अब स्थिति बदल गई है। अब क्या है कि आपकी प्रोफाइल को देखते हुए आपको टारगेटेड ऑफरिंग देती हैं बैंक्स, एंड दोस टारगेटेड ऑफरिंग्स आर वेरी वेरी रेलेवेंट टू द पर्सन टू होम दे आर ऑफर। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे मिस्टर सिंह ने अभी रेफरेंस दिया था दैट अगर होम लोन लेना है तो बैंक वाला जो है आपको देख करके अच्छा होम लोन ऑफर करेगा। वो कहाँ से ऑफर करेगा? पहले वो तो आपकी प्रोफाइल बनाएगा ना, आपकी प्रोफाइल देखेगा, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन देखेगा, दोनों को मैच करेगा, उसके बाद कहेगा कि भाई साहब आप जो है इतने लाख तक का मकान ले लीजिए, इतने करोड़ तक का मकान ले लीजिए और इतनी आपकी ईएमआई होगी जो कि आपकी मीन्स के अंदर है। अगर बैंक वाला ये देखेगा कि आप लगातार ओला उबर पे पैसा खर्च कर रहे हैं, एट द सेम टाइम आपके पास आपके सेविंग्स बैंक अकाउंट में एक डेफिनेट अमाउंट पड़ा हुआ है, तो बैंक विल स्टार्ट ऑफरिंग यू कि आप आइए एक ऑटो लोन ले लीजिए, अपनी गाड़ी खुद ले लीजिए, आप यू कैन सेव मनी। सो लाइक दिस नाउ द बैंक्स हैव स्टार्टेड एनालाइजिंग the data of the customers, and based on the data analytics they have started satiating the needs of the customer. तो हम लोगों को 70 के दशक में फिलिप कोटलर साहब ने पढ़ाया गया था कि मार्केटिंग इज बेसिकली नीड फुलफिलमेंट, and now banks are moving towards need fulfillment. That is a very very big change from the earlier days when it was pure and simple selling. ये हमारे पास ये है, लेना हो तो लो, नहीं को कोई बात। उसके बाद जो है एक और चीज हो गई है कि पैरा बैंकिंग के बड़े इंस्टीट्यूशंस खड़े हो गए हैं। पैरा बैंकिंग में जैसे एनबीएफसी का रेफरेंस सिंगल साहब ने दिया था, इसके अलावा बहुत से ऐसे हैं जो कि बैंक्स नहीं हैं बट दे आर प्रोवाइडिंग बैंकिंग सर्विसेज। लाइक बड़ा छोटा सा एग्जांपल है, हम में से बहुत लोग बिग बास्केट से सामान मंगाते हैं, ब्लिंकिट से सामान मंगाते हैं, हम उनके पास अपना पैसा रखते हैं। दे आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग सॉर्ट ऑफ बैंकिंग सर्विसेज and they are making a lot of money, they have got a lot of deposits, but that is not basically banking. So what the banks have started providing, कहीं भाग के जाओ, बगेड़ू बन के जाओगे तो क्या होगा? आप अपने से भाग के नहीं जा सकते। बस एक चीज है, अच्छा गुरु मिलना है, बगैर गुरु किसी का। अच्छा ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि अब बैंक्स ने क्या करना शुरू कर दिया है कि यूनिवर्सल बैंकिंग के कॉन्सेप्ट के तहत ऐसे इंस्टीट्यूशंस को अपना एपीआई देना शुरू कर दिया है जिससे कि दे कैन मेक बेनिफिट ऑफ द बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विच द बैंक्स हैव बिल्ट इन, सो द कस्टमर्स आल्सो आर बेनिफिटेड। दिस इज अनदर ग्रेट थिंग विच हैज स्टार्टेड हैपनिंग। अगर आप देखिए तो बहुत से रिटेलर्स हैं, बहुत सी यूटिलिटी कंपनीज हैं, वो सब आजकल देखिए आप बैंक से लिंक्ड हैं और बैंक के थ्रू ही काम कर रही हैं। अगर हम देखना चाहें तो आप देखिए ये आईआरसीटीसी का जो टिकट बुकिंग का था, पहले वो सिस्टम कितना कम्बरसम हुआ करता था, सब कुछ होने के बावजूद मेकिंग पेमेंट वाज वेरी कम्बरसम। नाउ देयर आर सो मेनी एपीआईज कि आपका अकाउंट किसी भी बैंक में हो, किसी भी तरीके का खाता हो, यू कैन इमीडिएटली डू द बुकिंग। सो दीज एपीआईज are also providing a lot of value add services to the banks and to the customers of the bank. Simultaneously what has happened, जब डिजिटल बैंकिंग स्टार्ट हुई है तो एक जो फियर है लोगों में कि हमारा खाता सिक्योर कितना है, हमारा पैसा सिक्योर कितना है, ये बहुत जेन्युइन फियर हो गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसमें बहुत पहल लिया है और रिजर्व बैंक ने बैंकिंग ओम्बड्समैन के थ्रू इसके जो भी हादसे होते हैं उनको मिटिगेट करने के लिए पूरा एक एसओपी बना के दिया हुआ है। और उन्होंने बहुत अच्छा, गवर्नमेंट ने भी एक साइबर सिक्योरिटी का ये एक हेल्पलाइन उन्होंने लॉन्च करी है जिसमें कि अगर आप कभी इसके हादसे के शिकार होते हैं तो यू कैन ऑलवेज गेट इन टच विद देम एंड दे विल हेल्प यू आउट। एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने तो यहाँ तक कहा है कि अगर आप विद इन
4 आवर्स आप रिपोर्ट कर देते हैं तो कोई आपका डिडक्शन नहीं होगा, बैंक विल मेक फुल पेमेंट ऑफ द अमाउंट एंड दिस एंड दैट। तो ये हो गया है। साइमल्टेनियसली बैंक्स ने भी अपना बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड किया है। तो अब 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन होने लग गया है, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होने लग गया है, फिर फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन होने लग गया है, और मतलब मल्टीपल लेयर्स बना दी गई हैं जिससे कि आपके अकाउंट के साथ कोई हादसा हो ना पाए। लेकिन दीज पीपल हु आर इनटू दिस, स्पेशली जो हमारे जामतारा वाले लोग हैं, दोज पीपल आर वेरी वेरी गुड कॉन्फिडेंस ट्रिक्स्टर्स। तो वो आपकी कॉन्फिडेंस गेन करते हैं, और वो कॉन्फिडेंस इस हद तक गेन करते हैं कि मैं आपको बताऊं कि मैंने अपने बैंक के करियर में कुछ समय के लिए डीजीएम बैंकिंग ऑपरेशंस डिपार्टमेंट भी था स्टेट बैंक का, तो उसमें हमको फ्रॉड्स में मॉनिटर करता था। उसमें स्थिति ये थी कि फॉरवर्ड सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनको कॉन्फिडेंस ट्रिक्स्टर्स ने फंसा लिया। पद्मश्री, पद्म विभूषण, वेरी ग्रेट पीपल, लेकिन केवल उनको कॉन्फिडेंस में ले करके वो अपना काम कर लेते हैं, और बेसिकली काम उनका एक ही होता है, किसी भी तरीके से आपसे ओटीपी या पासवर्ड अख्तियार लेना। तो हमको केवल 2 चीजें ध्यान देनी है। एक तो ये है कि हमको अपना मोबाइल हमेशा ध्यान रखना है कि कभी वो डेड अगर हो जाए तो हम थोड़ा सा चिंतित होना चाहिए, क्योंकि डेड होने का मतलब ये तो नहीं है कि किसी ने क्लोनिंग कर ली है आपके उसके। और दूसरी चीज ये है कि किसी भी हालत में हम कभी भी अब किसी को अपना ओटीपी या पासवर्ड नहीं भेजें। ये अगर हम 2 प्रिकॉशन लेते हैं तो ज्यादातर हम लोग सुरक्षित रहते हैं। इसमें अभी सिंह साहब ने बताया था कि पर्सनलाइज्ड सर्विसेज आएंगी। अगर पर्सनलाइज्ड सर्विसेज में क्या है कि जैसे मैंने बताया कि अब बैंक्स जो हैं डेटा माइनिंग कर रहे हैं। डेटा माइनिंग केवल अपनी डेटा की भी नहीं करते हैं, बैंक्स डेटा खरीदते भी हैं। जो रिटेलर्स हैं उनसे पैसा डेटा खरीदते हैं, अमेजोन से डेटा खरीदते हैं, इनसे डेटा खरीदते हैं, उनसे डेटा खरीदते हैं, और उसके हिसाब से आपकी प्रोफाइल बनाते हैं। और उसकी प्रोफाइल बनाने की वजह से आपको बिल्कुल ही टारगेटेड मार्केटिंग करते हैं आपके साथ। दीज थिंग्स आर गोइंग टू इंक्रीज डे बाई डे, एंड आफ्टर सम टाइम यू आर गोइंग टू फील कि अरे ये बैंक वाले को कैसे पता। जैसे अगर आप कभी भी गूगल पे एक सर्च डाल दीजिए कि डॉग फूड, और आप उसके बाद बंद कर दीजिए, फिर आप देखिएगा कि आपको डॉग फूड मैन्युफैक्चरर से 2500 इंक्वायरीज आ जाएंगी कि साहब वी आर सेलिंग वेरी गुड डॉग फूड, वी आर सेलिंग वेरी चीप डॉग फूड, दिस दैट। तो दिस इज ऑल डेटा एनालिटिक्स, डेटा माइनिंग, एंड now banks have also entered into this field, and this is resulting in a situation where the customers are going to be benefited in that they are going to get those banking facilities which are relevant to them. अगर हमारे पास इंश्योरेंस नहीं है तो वो बैंकिंग वाला हमको इंश्योरेंस ऑफर करेगा, लेकिन अगर हमारे पास इंश्योरेंस है तो माइट बी ही विल नॉट ऑफर। अगर हमारे पास म्यूचुअल फंड है और हमारी जो सेविंग्स है उसको देखते हुए हमको और म्यूचुअल फंड की आवश्यकता नहीं है, they will not offer you. But if there is idle funds lying in your account, then they will definitely offer it to you. So इससे क्या होगा कि आपके पास जो जनरली पहले होता था कि एक जनरल मार्केटिंग होती थी, हर चीजों को एक दूसरे के ऊपर फीड कर दो, कोई ना कोई इसको पिकअप कर लेगा, देखा जाएगा, वो चीजें अब खत्म हो जाएंगी। मैं आपको एक एग्जांपल बता सकता हूँ। मैं प्रोबेशन पे था, मैं आपको 79 की बता रहा हूँ। मैं एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ब्रांच में प्रोबेशन पे था। वहां पे मैंने सडनली देखा कि बहुत से लोग हैं जिनके सेविंग्स बैंक में बहुत पैसे पड़े हुए हैं, एंड उनको ट्रांजेक्शन की जरूरत नहीं है। उस जमाने में बैंकिंग में कासा का कॉन्सेप्ट नहीं था, करंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट का कॉन्सेप्ट नहीं था। हम लोगों का ये था कि जितना भी टर्म डिपॉजिट करवा लो उतना बेहतर है, क्योंकि उतने लॉन्गर टर्म तक हमारे पास पैसा रहे। तो मैंने उनको एक चिट्ठी लिखी कि आपका तो अकाउंट में इतना पैसा पड़ा हुआ है जिसका कोई यूज नहीं है,
तो आप इसका फिक्स डिपॉजिट करवा लीजिए। एंड अ लॉट ऑफ डिपॉजिट्स गॉट ट्रांसफर्ड फ्रॉम सेविंग्स बैंक टू टर्म डिपॉजिट. So this was targeted marketing. Now this I could do at a branch level only because I was sitting there and I was having access to the ledgers. Same thing is now being done at the whole bank level. तो ये जो है अब जो बैंकिंग आपकी होगी वो एक तो ये हो गया. दूसरी चीज क्या था कि इनिशियली जब हम लोग बैंकिंग की बात करते थे तो वी वर टॉकिंग मेनली अबाउट ट्रांजैक्शन बैंकिंग. हम जो है वो सेविंग्स बैंक, करंट अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट इन्हीं की बात करते थे. लेकिन अब बैंकिंग जो है उसका दायरा काफी बढ़ गया है. अब उसमें रिटायरमेंट प्लानिंग भी आती है. उसमें अगर आपके बच्चे की एजुकेशन आपको करवानी है तो एजुकेशन की प्लानिंग भी आती है. अगर आपने ये डिसाइड किया है कि एवरी ईयर आई विल टेक डिसेंट वेकेशन, सो उस वेकेशन की प्लानिंग भी आती है. सो द यू कैन से द गैमेट ऑफ बैंकिंग हैज become much more wider than it was earlier. So from the retail consumer's point of view, I think banking is becoming very, very exciting in the sense that they are going to be meeting your requirements, they are going to be meeting your needs, and at the same time, they will always be available to you 24/7 without your having to interact with anybody in particular, which was the case earlier, where if you needed a loan, you had to go to the loan officer only. Nobody else could help you. If you wanted to have a fixed deposit, you had to go to the person who was dealing with fixed deposits. You could not go to anybody else. Now there is going to be a general platform where all services will be available to you, and they will all be offered to you as per your requirement. So this मेरे हिसाब से जो बैंकिंग जो रिटेलर्स के लिए, रिटेल कंज्यूमर्स के लिए आ रही है, that is going to be very exciting, and it will cut the time required by a person for doing his banking activities. उसको हर चीजें आराम से मिल जाएगी. He can take his decisions sitting at his home, sitting on his laptop, and he can do the transactions sitting at home, wherever he is, while traveling, while vacationing, or whatever he is doing, he can do all the transactions. So it is going to be very, very customer friendly, user friendly, as well as very, very informed banking, which we are going to see in the time to come. I think I'll stop with that because Amit is smiling. Amit has got a lot of things to say. थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा सर. जैसा कि अभी एम त्रिवेदी सर ने कस्टमर ड्राइवन टेक्नोलॉजी जो बैंक द्वारा अपनाई जा रही है उसके माध्यम से बैंकिंग सेक्टर के बारे में प्रकाश डाला, और आपने बताया कि वर्तमान समय में इंडियन पोस्टल बैंकिंग के माध्यम से किस प्रकार से रिमोट एरियाज में भी बैंकिंग का प्रसार हो रहा है. आपने ये भी बताया कि बैंक्स पहले जो है केवल अपने प्रोडक्ट्स और 4 प्रोडक्ट्स ही सेल करते थे, लेकिन अब वो कस्टमर्स की प्रोफाइल बना करके तब फिर ऑफरिंग्स दे रहे हैं, उनको टारगेट करते हुए. डाटा का एनालिसिस करते हुए बैंक अपने सेवाओं का विस्तार कर रहा है. और जैसा कि मैंने समझा, आपने यूनिवर्सल बैंकिंग कंसेप्ट की ओर प्रकाश डाला अपने वक्तव्य में. आपने हमें आगाह भी किया, अलर्ट भी किया कि आप अपने ओटीपी और पासवर्ड अगर नहीं देते हैं और अगर आपका फोन काम करना बंद कर देता है तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए कि कहीं आपके बैंक के मोबाइल सिस्टम को किसी ने हैक तो नहीं कर लिया है. बहुत बहुत धन्यवाद सर. और ये बात सही है कि वर्तमान समय में रूरल एरियाज में भी बैंकिंग का प्रसार काफी हद तक हो चुका है, और हम देखते हैं कि विशेष रूप से कोविड के बाद एसएमएस से जो बैंकिंग का काम तेजी से आगे बढ़ा है. कोई भी आदमी अगर एंड्रॉयड फोन उसके पास नहीं है तो भी वो अपने
सामान्य साधारण फोन से अकाउंट को अपना एक्सेस कर सकता है, ट्रांजैक्शन कर सकता है। और बैंक बहुत सारे पब्लिक सेक्टर के क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहा है, उनसे निश्चित रूप से हमारी आर्थिक जो विकास दर है उसमें वृद्धि हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत ही सरल शब्दों में गूढ़ रहस्यों को हम लोगों को अवगत कराया और बताया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं श्री अमित दास सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपना वक्तव्य दें, और आपको सुनने की सर बहुत इच्छा है हम लोगों की। आपके बारे में मैं बताना चाहूंगा कि आप जो है दास कैपिटल कंसल्टेंसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड जो मुंबई में बेस्ड है उसके CMD हैं। He is a highly qualified professional from the University of Chicago, USA, with 34 years of investment banking experience. He has a very good global relationship with the banks. एक बात विशेष रूप से मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि आपने जो है इकोनॉमिक एनालिसिस ऑफ द पॉलिसी में काम किया है, इनका स्पेशल पेपर रहा है, और यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स में इनके प्रोफेसर G.W. जॉनसन साहब थे। तो उन्होंने कमेंट्स दिया था इनकी रिसर्च के ऊपर, इनके काम के ऊपर, कि टिल देन, मतलब जब इन्होंने अपना काम उस पर पूरा किया इकोनॉमिक एनालिसिस ऑफ पॉलिसी में, तो इन्हें 93.7% मार्क्स मिला था। और उन्होंने कहा कि अब तक के उनके टेन्योर में इतना हाईएस्ट मार्क उन्होंने किसी को नहीं दिया। तो एक कॉम्प्लीमेंट आपके लिए है, और हम आपसे सर अनुरोध करेंगे कि विशेष रूप से इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के बारे में हम आपको सुनना चाहेंगे, क्योंकि जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की MSME की स्कीम्स हैं, विशेष रूप से जो छोटे और लघु उद्योग हैं, उनको काम करने में दिक्कत होती है, उनके पास पूंजी का अभाव रहता है, और उनको कोई प्रॉपर गाइडेंस भी नहीं मिल पाता। और तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इस सेक्टर में क्या कंसेप्ट है और कैसे काम करती है, उसके बारे में सर अगर सेंट्रलाइज करते हुए आपका वक्तव्य आएगा तो हम लोगों को इससे काफी फायदा मिलेगा। और विशेष रूप से मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहूंगा कि जो हमारे एल्यूमनी हैं, हम उनको टारगेट करके एक प्रोग्राम बना रहे हैं सर। हम आपसे अलग से भी एक ये वेबिनार करना चाहेंगे कि इंटरप्रेन्योरशिप एंड एल्यूमनस। हमारे जो एल्यूमनस हैं उनको ले करके हम इंटरप्रेन्योर में अगर ले जाते हैं तो बैंकिंग सेक्टर से हम किस तरह से उनके को रिलेट कर सकते हैं, इस पर भी हमें काम करने की इच्छा है। तो मैं श्री अमित दास सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज कैरी ऑन सर। सर म्यूट है, आपका फोन म्यूट है। हाँ जी, कैन यू हियर मी प्लीज? हाँ, यस, नाउ इट इज क्लियर सर। आप सब इलाहाबादी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं जब भी इलाहाबादी लोगों से मिलता हूँ, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी लोगों से मिलता हूँ, मुनिर्बन से मिलता हूँ, दिल को बड़ी खुशी भी होती है। और ये कहते हुए मुझे बहुत खुश होता है कि मैं 1975 में MSc फिजिक्स की थी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, और उसके बाद मैं KMT के साथ मुनिर्वा ज्वाइन किया था। हम दोनों बैचमेट थे, और इत्तेफाकन से पढ़ते पढ़ते मुझे नौकरी मिल गई। एंड एज वी ऑल कम फ्रॉम अ मिडिल क्लास, आई कुड नॉट रेजिस्ट। प्रोबेशनरी ऑफिसर की नौकरी थी, पैसा अच्छा मिल रहा था, तो मैं ज्वाइन कर लिया। और मेरी जर्नी शुरू हो गई बैंकिंग सेक्टर से। पर 1 साल काम करने के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ मैंने तो सब कुछ सीख लिया है, अब पूरा जिंदगी क्या करूँगा। तो मैंने कहा भाई लेट मी ट्राई फॉर सम फेलोशिप्स, कुछ और पढ़ाई की जाए, कुछ और नॉलेज लिया जाए। तो आई वाज जस्ट लकी, रोटरी इंटरनेशनल गिव्स अ फेलोशिप। दे गिव अबाउट 200 वोकेशनल प्रोफेशनल्स फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड। और ये मेरे लिए बहुत लक की बात थी कि इंडिया से उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया और मुझे चांस मिला। और फिर जैसे आपको बताया गया, SK ने बताया, मुझे यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में भी पढ़ने की मौका मिला, और सीधा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मैं पहुंच गया यूनिवर्सिटी शिकागो, which was one of the leading universities in the world at that time, and in economics
they had got about 12 or 13 Nobel Prizes already when I landed over there. तो अपने दिल में तमन्ना थी कि ऐसे बड़े बड़े हस्तियों के साथ कुछ सीखें, कुछ पढ़ें, और बड़ी खुशी होती है आपसे शेयर करने में कि I was able to study for my specialization in economic analysis. From physics I jumped to economic analysis, और वो भी उनके चेयरमैन के अंडर में, और that's a very rigorous university. और जैसे आपको बताया गया, I was surprised. I got 93.7% marks in his paper, और वो खुश होकर अपने चेम्बर में, my wife had also accompanied me, हम दोनों को चाय पीने के लिए बुलाया और बताया कि इतना नंबर मैंने अभी तक किसी को दुनिया में नहीं दी थी। और मैं खुद जानता था क्योंकि जब मैं उनके साथ अपना मास्टर्स थीसिस कर रहा था तब नोबेल प्राइज वाले आते थे और लाइन लगाया करते थे, और मैं उनकी सेक्रेटरी बोलती थी कि क्या आपको कहाँ, इनके बाद कहाँ पे रखूं, तो वो बट इनकी बड़ी अहमियत ये थी कि वो अपनी दरवाजा सब समय खुला रखते थे। वो ऐसे प्रोफेसर थे, वो अपनी चेम्बर के दरवाजा कभी बंद नहीं करते थे। तो उनकी सेक्रेटरी मुझे बोलती थी कि आप दरवाजे पे खड़े हो जाना, वो आपको बुला लेंगे। ये लिस्ट में आपका नाम इंक्लूड करना मुश्किल है क्योंकि यहाँ सब वर्ल्ड के बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं। पर बड़ी बात ये थी उनसे जो मुझे सीख मिली कि वो जो भी मैं उनके सामने रखता था वो फुल स्टॉप कॉमा तक देखते थे। वो इतने, वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे, वो चेयरमैन थे, फिर भी जो भी मैं काम करता था इतनी इंटेंसली वो देखते थे, पढ़ते थे, बारीकी से वो करते थे कि वो एक बड़ी सीख मुझे मिली। और आज तक मैं नहीं भूलता हूँ जब भी मैं काम करता हूँ कि ये सिंसियरिटी बहुत जरूरी है। तो आप बड़े लोगों से मिलते हैं, बड़े इकोनॉमिस्ट से। फिर मैं प्रोफेसर स्टिगलर से स्टडी किया। मैं ये शेयर कर रहा हूँ क्योंकि आप भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के हैं, आपको भी सब एक्सपीरियंसेस है, और एसके ने बोला कि भाई कुछ शेयर करो। तो इनके साथ जो अपनी आदत है, क्लास में कुछ भी होती थी तो हाथ इलाहाबाद की तरह उठ जाती थी और डिफरेंस ऑफ व्यूज एक्सप्रेस करते थे। तो वो हमें बुलाते थे और हम लोग बोर्ड पे डिस्कस किया करते थे। और ये सोचिए कि उस समय ही वाज ऑलरेडी शॉर्टलिस्टेड फॉर द नोबेल प्राइज, और नेक्स्ट सेमेस्टर में उनको नोबेल प्राइज मिला। फिर भी वो हमसे बोला करते थे कि मिस्टर दास, आई हैव अ क्लास नाउ, मे आई हैव योर परमिशन टू लीव। बताइए वो कितनी बड़ी दिग्गज और मैं एक छोटा बच्चा उनके सामने, फिर भी वो कितनी इज्जत देते थे। तो ये उनसे सीखी। फिर मैं पढ़ के जब यहाँ वापस आया तो उस समय एग्जाम बैंक फॉर्म हो रही थी और आई वाज आस्क्ड टू जॉइन इट। तो यहाँ पे मैंने बहुत कुछ काम किया और सीखा, और उसमें ये समझ में आया कि देश में यदि हमें आगे बढ़ना है तो ग्लोबलाइजेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आप भी बोल रहे थे। और वो ग्लोबलाइजेशन क्या होता है वो सीख मुझे वहां से मिली। और I was able to do some very important econometric analysis which showed that value addition from India is very much possible. अब समय कम है, जैसे इन्होंने बोला कभी एक और वेबिनार करेंगे तो वहां पे मैं और भी शेयर करूंगा। बट it was very clear that India could be in 1980 or 81 or 82, India could be a significant global player. The statistical, luckily मैंने statistics में पढ़ाई की थी, तो statistically it was very clear that India could play a role in the global economy. और ये खुशी की बात आज है कि we are a very dominant player इतने सालों बाद। और सबसे मजे की बात यह है कि जब मैं वापस आया तो बिजनेस बैरन बोल के एक मैगजीन हुआ करता था, आप लोगों को शायद मालूम भी होगा। तो उनके एडिटर साहब ने मुझे 2000 में कॉल किया और बोला कि अमित, तुम्हें 2 आर्टिकल्स लिखने पड़ेंगे। एक, बैंकिंग कहाँ जाएगा 2000 से 2025 में, और दूसरी, इंडियन इकोनॉमी कहाँ जाएगा 2000 से 2025 में। मैंने कहा साहब, आप तो जानते हैं कि इकोनॉमिस्ट और मीटियोलॉजिस्ट को एक ही चीज बोलते हैं। जैसे मीटियोलॉजिस्ट यदि बोलता है कल बारिश होगा तो धूप निकलती है, और इकोनॉमिस्ट भी वैसा ही समझा जाता है। तो आप मुझे 25 साल पहले क्या होगा करने बोल रहे हैं, तो कितनी चैलेंजिंग चीज है, कितनी डिफिकल्ट चीज है। पर उन्होंने मुझे बोला कि अमित, यदि इंडिया में कोई कर सकता है तो आप ही कर सकते हो, और हम इसका एक कवर स्टोरी रन करेंगे। तो मैं बहुत संक्षेप में मैंने क्या लिखा था उस समय, मैंने लिखा ये बैंकिंग जो आप लोग आज बात कर रहे हैं कि दी
next door neighborhood banker will disappear, the pinstripe banker will disappear. आप डिमांड सप्लाई कर्व में यदि एनालिसिस करते हैं तो सप्लाई कर्व इज अ कॉस्ट कर्व, वो नीचे आता रहेगा और डिमांड बढ़ता रहेगा, जिससे वो वर्चुअल बैंकिंग की उस समय मैंने उल्लेख की, जो आज अभी दीपक भाई ने भी बोला और सिंह साहब ने भी बोला, वो वर्चुअल बैंक हो गया है। और खुशी की बात यह है कि इंडिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट player in the digital world today, as many of you would have said, many of you would have read. But इसकी मजे की बात यह है, इसके एक इकोनॉमिक्स एंगल भी है। जितनी वेलोसिटी ऑफ मनी बढ़ती है उतनी ग्रोथ भी बढ़ती है इकोनॉमी की। तो सिंस इंडिया इज द बिगेस्ट डिजिटल प्लेयर इन द वर्ल्ड, और आपने सुना केएमटी से, सिंह साहब से और दीपक से कि कितना हमारी तरक्की हुई है, उसका रिजल्ट आज ग्रोथ रेट में भी है। हमारी इकोनॉमी इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। उसकी ये जो डिजिटल वर्ल्ड है, जो वर्चुअल वर्ल्ड है, इट हैज प्लेड अ वेरी बिग रोल। वो इकोनॉमिक्स में वेलोसिटी ऑफ मनी बोलते हैं। इसको छोड़ के फिर मैं उनके दूसरे आर्टिकल में आया कि उन्होंने मुझे बोला था कि वेयर विल द इकोनॉमी हेड इन 2000, प्रेडिक्ट अबाउट 2025। तो मैंने बोला था एनालिसिस के बाद, इंडिया विल बी अमंग्स द टॉप 5 इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड। और मजे की बात है, इस साल आप लोगों ने पेपर में, मीडिया में पढ़ी होगी कि वी हैव ऑलरेडी रिप्लेस्ड यूनाइटेड किंगडम एज द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, 5th स्ट्रॉन्गेस्ट ऑन परचेसिंग पावर पैरिटी। एंड नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स जर्मनी एंड देन जापान। बात ये चल रही है कि वी विल बी अमंग्स द टॉप 3 इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड। तो ये भगवान की दया है, ये इकोनॉमिक एनालिसिस की ग्रेटनेस है कि 2000 में मैंने प्रेडिक्ट की थी। वो पब्लिश्ड आर्टिकल है, आज भी आप नेट में जाके पढ़ सकते हैं। तो वो सच्चाई अब हमारे सामने आ रही है। अब मैं आता हूं, जो एसके ने मुझे बोला कि भाई आप लोगों ने सुना कि इंडिविजुअल के लिए बैंकिंग कितनी इंप्रूव हुई है, गरीबों के लिए भी और अमीरों के लिए भी, सबके लिए द यूनिवर्सल बैंकिंग जो आ रही है। बट द ब्यूटी इज द कॉर्पोरेट वर्ल्ड हैज आल्सो टू गो फॉरवर्ड। एंड जैसे इन्होंने बोला, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, प्राइवेट इक्विटी, स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस, वेंचर कैपिटल हैज टू ऑल कम इन नाउ एंड प्ले अ बिग रोल। इसमें we have to see, as you would have known and as you would have read, IMF has already said that Indian economy will grow at the highest rate at 6.7 across the world. We are the number 1 in the world. अभी तक आप सुनते आते हैं कि इंडिया इज अ लैगर्ड, बट आज हम दुनिया के अव्वल कंट्रीज में आ गए हैं। वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। तो ऐसा यदि होता है तो उसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। The banking also will have to go with that, you know. I'm working with various companies. Brief में मैं क्या बोलूं? I have a company which specializes in specialty chemicals. They are producing a molecule which has never been done by anybody else in the world. They are a B2B manufacturer, जो दुनिया में सबसे बड़ा MNC है इस लाइन में। उसको ये B2B molecules चाहिए थी, वो खुद नहीं प्रोड्यूस कर पाया। उसने इसको एक चाइनीज कंपनी को दिया, which spent about 100 or 200 million dollars, and then also they couldn't do it. Now this is being done by an Indian company. Of course ये इंडियन, ये IIT का है, बम्बई IIT का है, फिर उसने यहाँ पे बीटेक किया, एमटेक किया, he went and abroad, he did it and he worked, he did a PhD there, and then he came back and he set up this whole process in his laboratory. And he's not the only one. There are many, many Indians now who are converting molecules from the lab to the industry. So ये जो होता है, इनका banking requirements फर्क होता है। अभी the time is very small and I don't want to take, maybe on a different occasion I can come and tell you in more detail. But we are moving forward. We are trying to help these companies. Specialty chemical, India is doing very well. Then in pharmaceuticals, we have done a lot of work. And in pharma also, we are trying to help corporates. Then IT का success तो आप सब जानते हैं, Infosys, Wipro, they are doing extremely good. Their banking needs are very different. It would require a whole webinar maybe to explain many of these things, and I'll be happy to do it sometimes. But in brief, I can say the requirements today have changed. The corporate world is changing.
there's a need for venture capital because आज जो नए IIT graduates निकल रहे हैं वो बहुत ही intelligent हैं, they are very well trained and they want to do things very differently. और वो आप देख ही रहे हैं, आप मीडिया में पढ़ रहे हैं. So their needs are also very different, banking needs. Rather, if India is growing the fastest, what is the basic requirement over there? As many of you would know, it is energy. Ultimately, industry is driven by energy. So, and now energy is being replaced by green energy. So a lot of new funding mechanisms are coming in for the power sector, for the green energy sector, and a lot of support will be needed from the banking sector for these new emerging areas, because if India is going to be the #1 player in the world, as it is, India is the fastest growing economy in the world today, their requirements will be different. We'll have to have focused banking, we'll have to pick up sectors, and we'll have to nurture them, and we'll have to grow them. So in brief, I will say the new era which is coming in is going to be very adventurous, both for bankers, as well as for industry, as well as for you, the consumers, and there'll be huge changes, not only as at the individual level. Singh Saab, KMT, and Deepak has emphasized the banking is going to change. You will not need to go to a branch. It will be all digital or even virtual. In the corporate side also, there'll be a lot of changes. There'll be a lot of focused approaches to helping sectors like specialty chemicals, pharmaceuticals, power sector, IT, and robotics. So I would like to end over here, and maybe during the question and answer section, we can delve more deeply. Yes, SK. थैंक Were यू you सर. able to hear it? यस यस, बहुत बहुत धन्यवाद सर. काफी आपने थोड़ा जल्दी अपना खत्म कर दिया, हम लोगों को और सुनने की इच्छा थी. और क्योंकि आपने 7 बजे बोला था, and I wanted to leave some time for question and answers, you know. हाँ, There's इट a इज lot ऑल of राइट, people out there नो who have प्रॉब्लम a lot of questions. हम आपको और विस्तार से सुनना चाहते थे. और जैसा कि मैंने रिक्वेस्ट किया था कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और एमएसएमई सेक्टर पर कुछ सुनने की इच्छा थी. बट एनीवे, बहुत बहुत धन्यवाद सर. आपने बहुत ब्रीफ में और बहुत सारे विषयों को कवर करते हुए अपना लेक्चर दिया सर. हम ओब्लाइज्ड फील करते हैं सर आपको सुन करके. साथियों, जैसा कि अभी हम सब ने सुना कि अमित दास सर ने 2000 में ही इकोनॉमिक पॉलिसी के आर्टिकल में ये प्रेडिक्शन दिया था कि इंडियन इकानमी जो है वो बूस्ट करेगी और वर्ल्ड के बहुत सारे देशों की इकानमी को सुपरसीड करेगी. और बैंकिंग सेक्टर कहाँ जाएगा, हमारी इकानमी, इंडियन इकानमी कहाँ जाएगी, इसको टारगेट करते हुए आपके प्रेडिक्शन सारे सही हुए. हम आपका आभार व्यक्त करते हैं सर. और आपने अपने लेक्चर में ये भी बताया कि आने वाले दिनों में किस सेक्टर की ओर हमारा फोकस होना चाहिए, विशेष रूप से बैंकिंग का. अब मैंने भी अखबारों में कहीं पढ़ा था कि ग्रीन एनर्जी की तरफ जो हमारा रुझान है, हमारे सरकार की नीतियां ग्रीन एनर्जी को लेकर के फोकस्ड हैं. तो एक ग्रीन डिपॉजिट करके बैंकिंग को कहा जा रहा है कि आप कुछ पैसा एलोकेट करेंगे और उसको उन्हीं स्कीम्स में लगाएंगे जो ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड हो. बहुत बहुत धन्यवाद सर. और धन्यवाद देने के लिए मैं मिस्टर नवीन चंद्रा को बुलाना चाहूँगा. इसके पहले जो हम देख रहे हैं चैटिंग, उसमें कुछ लोगों ने अपनी सवालात भी रखे हैं. तो मैं चाहूँगा कि एक एक करके 10 मिनट में हम उनको अगर ले लें तो अच्छा लगेगा. अगर मेरी बात सुन रहे हो आप लोग और किसी को कुछ पूछना हो तो आप लोग पूछ सकते हैं. अदरवाइज चैटिंग में जो आपने किया है मैं बाद में आप सबको रिप्लाई दे दूंगा. मिस्टर राजेश द्विवेदी लाइन पे है सर, कुछ बताना चाह रहे हैं. राजेश जी, कैन यू हियर मी? या गुड इवनिंग सर. काफी अच्छा रहा डिस्कशन. सिंगल साहब ने, सर ने भी, दास सर ने भी, त्रिवेदी सर ने काफी प्रकाश डाला. क्योंकि मैं रिटेल बैंकिंग से जुड़ा हूं, वर्तमान में एचडीएफसी बैंक में हूं, तो मैं रिटेल पक्ष भी रखना चाह रहा था. क्योंकि जो आम जनमानस से रिलेटेड बैंकिंग है वो कैसे जा रही है, आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा. जिस तरह से बैंकिंग की ग्रोथ हुई है वो किसी भी ट्रेंड की एनालिसिस करें सबसे ज्यादा रही है. किसी भी पार्ट में एनालिसिस करें, जिस तरह से बैंकिंग चेंज हो रही है,
एक जमाने में हाई वैल्यू चेक क्लियरिंग हुआ करती थी, वो दिन भी गए। अब इंस्टेंट चेक एक दिन के अंदर क्लियर हो जाता है। चेक के बाद हमने आरटीजीएस एनएफटी आई, आरटीजीएस एनएफटी के बाद आईएमपीएस आया, आईएमपीएस से आगे बढ़ के हम यूपीआई पे आ गए। अब यूपीआई पे क्या, अब चेक सिस्टम तो है ही नहीं। सिस्टम हम लोग भी डिस्कस करते हैं आज के प्रेजेंट बैंकिंग में कि चेक, डोंट राइट द चेक, प्लीज इशू दी आरटीजीएस यूपीआई। जैसा भी पिछले लोगों ने, सीनियर्स ने बताया कि आपको पर मंथ, आपको जानकर आश्चर्य होगा, आज की यूपीआई एनपीसीआई प्लेटफॉर्म में करीब 13 लाख करोड़ के ट्रांजेक्शन होते हैं यूपीआई के थ्रू। जो पूरा बैंकिंग सिस्टम है 180 लाख करोड़ रुपए का है अभी, और उसमें से कासा डिपॉजिट 21.2 लाख करोड़ रुपीस की है। आने वाले जिस तरह से सुविधाएं आ रही हैं आम जनमानस को, बहुत सुविधा होगी। पहले के जमाने में बैंकिंग में इंट्रोडक्शन का, हम सब लोगों ने खाता खोला होगा, पुराने दिनों को याद करिए, तो खाता खोला था इंट्रोडक्शन के थ्रू। हमें किसी ऐसे परिचय वाले को पकड़ना पड़ता था जो हमारा इंट्रोडक्शन कराए। मेरा एसबीआई कर्नलगंज में अकाउंट खुला था, तो मैंने पुराने किसी अकाउंट होल्डर के पास जाके परिचय दिया, उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस कराया, तब मेरा खाता एसबीआई कर्नलगंज में खुला था, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग दी बैंकिंग। अब ये सारी चीजें हट गई हैं, डिजिटलाइज हो गई हैं। आधार आने के बाद ये काफी काम डिजिटलाइज हो गया। जैसे अभी लोग बात कर रहे थे, अभी कुछ दिनों बाद, 2 महीने बाद, 1 महीने बाद एनपीसीआई लॉन्च करे केवाईसी सेतु, तो आप देखेंगे अकाउंट खाता खोलना भी कितना आसान हो जाएगा। खाता आप केवाईसी वेरिफिकेशन होगी और आपका इंस्टेंट अकाउंट खुल जाएगा। आने दिनों में ये भी चेंज होगा, डॉक्यूमेंटेशन लेस अकाउंट खोलने की प्रयास कर रहे हैं सारे बैंक को, प्राइवेट सेक्टर उसमें अग्रणी है। पीएसयू बैंक भी कोशिश कर रहे हैं, काफी अपग्रेड हुए हैं। एसबीआई की व्यवस्था देखा था मैंने, विजिट किया, काफी उन्होंने प्रगति की है इस मामले में। जानकर बहुत, अभी त्रिवेदी सर ने कहा कि चूंकि मैं रिटेल बैंक से हूँ, बहुत ही समय कम है, ज्यादा नहीं लूंगा, लेकिन एक चीज मैं आप लोगों को आगाह करना चाहता हूँ। बहुत सारे चीजें हमारे पास आते हैं, जब कस्टमर पास आते हैं कि हमारा पैसा चला गया, देखिए जैसे जैसे डिजिटलाइजेशन होता जा रहा है वैसे वैसे हमारे पास रिस्क फैक्टर बढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि सारी चीजें, जैसे सिंह सर ने कहा, सुरेश सर ने कहा कि बैंक इज नाउ इन पॉकेट, मीन्स आपको जान के आश्चर्य होगा 78 करोड़ इंटरनेट यूज्ड एंड्रॉइड बेस्ड मोबाइल फोन काम कर रहे हैं इंडिया में, और उसमें से 56 करोड़ मोबाइल फोन एक्टिव यूजर्स हैं। कहने का मतलब ये स्कोप है हमारे 140 करोड़ जनता में कि 56 करोड़ कस्टमर्स जो हैं वो एंड्रॉइड बेस्ड हैं, तो हम मानते हैं कि वो यूपीआई या किसी से बैंकों से लेन देन कर रहे होंगे या लिंक्ड होंगे। लेकिन साथ साथ ये बहुत आवश्यक है, और मैं आप लोगों के माध्यम से आगे अपने मित्रों और या परिचितों को बताने की कुछ चेष्टा करें कि बैंक कभी भी किसी प्रकार की जानकारी, ओटीपी, सीपीवी या अननोन क्लिक लिंक जो आता है उस पर क्लिक ना करें, क्योंकि इसके करते ही सारा चीज सर, हमारा जितना भी डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, हम तुरंत एक ट्रैप हो जाते हैं। और हमने खुद भी अपने इन्वेस्टिगेशन में पाया है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है मनी रिकवरी करना। क्योंकि हमने एक स्टडी किया, दिल्ली से पैसा निकला, नागपुर गया, नागपुर से हमने चेस किया, वो पता चला तमिलनाडु गया, तमिलनाडु से पैसा निकल के पूना गया, पूना से पैसा फिर आके एक आंध्र प्रदेश गया। इतनी लेयर पे हमने, एक केस की बता रहा हूँ स्टडी, करते करते पुलिस ने हाथ खड़े कर दिए, वो पैसा नहीं रिकवर हो पाता। एक ही है कि जानकारी रखिए, आप किसी अननोन आदमी से अननोन लिंक को क्लिक ना करें। कभी भी कोई व्यक्ति नहीं पूछता, अगर कोई व्यक्ति पूछता है कृपया ब्रांच में विजिट करें और उसकी कंप्लेन करें, कभी भी कोई नहीं पाता। मैं सभी लोगों से आग्रह करूंगा इस जानकारी को पूर्णतः बांध लें एक गांठ की तरह। कभी भी कोई, थैंक यू राजेश जी, प्लीज कंक्लूड। हाँ प्लीज, या शॉर्टली। तो थैंक यू राजेश जी। मिस्टर डीके दुबे, आपका, मैं दुबे जी को ये बताना चाहूंगा जी कि जो फील्ड रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स हैं उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक फंडिंग मैकेनिज्म स्टार्ट किया है, और उसका नाम मुझे इस समय याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो NCLT? नहीं, एनसीएलटी नहीं है, उसका है कि आई एम फॉरगेटिंग द नेम। लेकिन उसमें क्या है कि जो भी प्रोजेक्ट्स जो हैं इनकम्प्लीट हैं उसमें दे प्रोवाइड फंडिंग, और उस फंडिंग को प्रोवाइड करने के बाद दे गेट द प्रोजेक्ट्स कंप्लीटेड। और ड्यूरिंग
व्हाट डिड यू से? स्ट्रेस फंड नहीं, स्ट्रेस फंड नहीं, इसका नाम है, मैं उसका नाम दूसरा दिमाग से नाम उतर है। गया। इसका दूसरा नाम नाम तो मेरा करना है। उसमें फॉर मीडियम हाउसिंग प्रोडक्ट्स और इस तरह करके मीडियम हाउसिंग प्रोजेक्ट्स है। तो वो जो है आप अपने बिल्डर से कह सकते हैं कि उनके थ्रू फंडिंग करवा करके प्रोजेक्ट पूरा कर रहे हैं। एज फार एज बैंक्स आर कंसर्न, बैंक्स ने चूंकि डिप्लॉयमेंट ऑफ फंड किया हुआ है, इसलिए बैंक तो अपना ईएमआई मांगेगा ही। थैंक यू सर, धन्यवाद सर। नवीन जी, सर बिल्डर नहीं, बिल्डर अभी गाँव चला गया, एनसीएलटी में है मैटर। हाँ, तो एनसीएलटी में जब मैटर है तो फिर एनसीएलटी में जो डिसीजन होगा वही फाइनल होगा। फिर तो बैंक भी कुछ नहीं कर सकता ना, बिकॉज अब तो उसमें कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स आ जाएगा। ओके नवीन प्लीज कैरी ऑन। थैंक यू सर, थैंक यू दीपक सिंघल सर, थैंक यू के त्रिवेदी सर, एपी सिंह सर एंड अमित दास सर। मिस्टर ऋचा कुछ पारिवारिक परिस्थितियों की वजह से ज्वाइन नहीं कर पाई, 1 घंटे पहले तक तो वो कॉन्फिडेंट थी, और हम लोगों ने इसको आप लोगों के सहयोग से विद इन टाइम लिमिट वाइंड अप किया। बहुत अच्छा डिस्कशन रहा, और इस पूरे प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग हम लोग अपनी वेबसाइट पे और व्हाट्सएप ग्रुप पे और फेसबुक पेज पर भी शेयर करते हैं। ड्यूरिंग द मीटिंग लगभग 35 से 40 लोग इसमें ज्वाइन किया था, और हम लोग इसी तरह से इस काफिले को आगे बढ़ाते रहेंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपका मार्गदर्शन मिलेगा तो कुछ अच्छे टॉपिक्स और लाके हम लोग दोबारा फिर सेकेंड राउंड स्टार्ट करेंगे। इस महीने हम लोग अगले महीने सर नवीन जयदीप शर्मा बोल रहा हूँ। मेरा एक प्रश्न है। हाँ जयदीप, हाँ बताइए, पूछिए सर। हाँ त्रिवेदी सर प्रणाम, जयदीप शर्मा बोल रहा हूँ। मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से ही हूँ सर, और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हूँ, नवीन का बैचमेट हूँ। मेरा एक प्रश्न है सर, ये जो डिजिटल करेंसी सर अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस की है, ये बैंकिंग सिस्टम को किस ढंग से प्रभावित करेगी? क्या इस पे आप कुछ प्रकाश डाल सकते हैं? क्योंकि आपका बेसिकली बहुत अच्छा कार्य सर, बहुत अच्छा काम है। मैंने देखा था जब सीजीएम थे तो मैं आपके ब्लॉग्स पढ़ता था, तो कृपया इस पे सर कुछ प्रकाश डालें, मैं इस पे कुछ जानना चाहता था आपसे। आई थिंक सिंगल साहब इस पे ज्यादा प्रकाश डाल पाएंगे, क्योंकि अभी हम लोग इस पे कुछ कार्य किया नहीं है हमने। ये जो डिजिटल करेंसी है, इसकी बेसिकली धारणा, जब ये वॉलेट्स वगैरह सक्सेसफुल हो गए तब इनको लगा कि फिर रिजर्व बैंक भी ऐसी करेंसी क्यों नहीं इस्तेमाल करता। फिलहाल अभी ये टेस्ट स्टेज पे है। कुछ 5 डिस्ट्रिक्ट, 5 शहर चयनित हैं जहां पे इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन इसके 2-3 फायदे तो बिल्कुल साफ दिखाई देते हैं। एक कि आपको करेंसी कैरी करने की जरूरत नहीं है। मैंने कहीं पढ़ा था, लेकिन वो व्हाट्सएप पे ही था, अभी उस पर रिजर्व बैंक का अधिकारी कुछ नहीं आया है कि करेंसी नोट की फोटो आएगी या क्या आएगा, वो मुझे मालूम नहीं है। लेकिन बेहतर ये है उसमें, एक तो ये कि आपको इंटरनेट की जरूरत नहीं है। अभी जो ज्यादातर पेमेंट्स होते हैं उसके लिए इंटरनेट की आवश्यकता है। तो अगर आपके फोन में वो ऐप है, डिजिटल जो रिजर्व बैंक वाला ऐप है, तो डिजिटल ट्रांजैक्शन विदाउट प्रेजेंस ऑफ इंटरनेट हो सकता है। दूसरा, जो करेंसी को सर्कुलेशन में रखने में खर्चा आता है वो भी कम होगा, क्योंकि उतनी करेंसी यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उस करेंसी के मॉनेटरी पॉलिसी इंप्लीकेशन क्या होंगे, ये इस एक्सपेरिमेंट के बाद पता लगेगा। लेकिन ओवरऑल उसका नुकसान को समझ में नहीं आता है, जो होगा वो फायदा ही होगा। मुझे दुबे जी को मैं बता दूं कि वो मुझे याद आ गया, पूरा हो चुका है, फंड का नाम स्वामी है और बहुत शॉर्टली लॉन्च होने वाली है। यूजर 50 लाख यूजर ग्रुप का लॉन्च ट्रायल पूरा हो चुका है। माय गॉड, गुड। मैं दुबे जी को बता दूं, उस फंड का नाम स्वामी है, सिंगल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिडिल इनकम हाउसिंग, SWAMIH, स्वामी फंड। स्वामी फंड को जो है सिंगल सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। सिंगल सर, इसका वॉल्यूम कितना होगा? नो सी, एक्चुअली वॉल्यूम तो कोई प्रीडिटरमिन्ड नहीं है, वो तो डिपेंडिंग ऑन द यूसेज। अभी क्या है कि पेपर करेंसी को अगर सडनली इंक्रीज करना हो तो देयर इज अ टाइम लैग, यू नो। वो पहले एनुअल प्रेडिक्शन होता है, साल भर उसका एवैल्यूएशन होता है कि अगले साल कितनी करेंसी की जरूरत पड़ेगी, उस हिसाब से प्रिंटिंग ऑर्डर दिए जाते हैं,
फिर वो करेंसी प्रेसेस में उतनी करेंसी छप के आती है। डिजिटल करेंसी में कम से कम ये फायदा है कि इट कैन क्विकली एडजस्ट टू चेंजेस इन वॉल्यूम एंड डिमांड। अगर एकदम से ज्यादा डिमांड होगी तो डिजिटली उसको इमीडिएटली प्रोड्यूस किया जा सकता है, और नई डिमांड होगी तो उसको उसी तरीके से डिस्ट्रॉय भी किया जा सकता है। बट वो जो सिंगल टोकन वाला जो कोई कॉन्सेप्ट होता है, एनएफटी जिसको बोलते हैं, बेसिकली अनकॉपीएबल इमेजेस, उस कॉन्सेप्ट पे चलेगा। और ये 5 डिस्ट्रिक्ट्स का एक्सपेरिमेंट देखने दीजिए क्या होता है। उसके बाद 10 बैंक और 5 डिस्ट्रिक्ट्स उस पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, अभी देखते हैं क्या होगा, उसका क्या रिजल्ट है। थैंक यू सर। Deepak Singhal sir, shall I say supplement something? Yes, please. I was told by somebody that the CBDC that has been launched by the RBI is for the adoption of metaverse by banks in the next decade. And its digital currencies are also likely to be a good way of replacing what the cryptocurrencies are offering right now, at least in terms of exchange value. No, I think, see, the idea is not to compete with cryptocurrency at all, because cryptocurrency is not a currency. Dealings in cryptocurrency at least are illegal in India. I know. It's not. It can't be called a currency. The Reserve Bank has always been calling it an asset class. So, you want to invest in real estate, you want to invest in gold, you can invest in cryptocurrency. That you're free to do. But cryptocurrency cannot be used for settlement of liability, at least within the Indian boundaries. So I don't think the idea of digital currency is to sort of replicate an asset class. That the idea is to plainly to digitize and reduce costs and improve functionality of currency. Basically, the problem is that the Reserve Bank was worried the movement of small payment happens with smartphones. Now they were working on whether there can be a transfer on phones which are not smartphones. Basically means feature phones which are not capable of using the internet. So I think the basic driving force is because a very large population in India is using the feature phones, which are not those smaller 1,500 to 2,000 rupee phones, which are incapable of using internet. So once the digital currency happens, then I think the transactions in digital currency can happen in an internet not available situation also. I'm not saying that they will not be used by smartphones. The smartphone can also use them. But the basic idea is to sort of, popularize and reduce dependence on currency. That I think is the universal focus everywhere. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you, sir. All. Thank you. Thank you, Naveen. Okay. आप लोग सर रहे नए विषय हमें देते रहे जिसपे हम लोग वेबिनार करते रहे। अगला 10 जून को शायद नेक्स्ट फोर्टनाइट संडे होगा, उसमें हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो गुड डीड्स हैं उसकी बुराई हम लोग बहुत सुनते हैं कि माहौल खराब है, पढ़ाई नहीं हो रही है, फैकल्टी नहीं है, लेकिन किस तरफ यूनिवर्सिटी जा रही है, क्या क्या इम्प्रूवमेंट हो रहे हैं, कुछ वहाँ की फैकल्टी के साथ उस पर हम लोग वेबिनार करने का सोच रहे हैं, या सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स के साथ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म पे पहले कौन सा होता है, ये भी 1-2 दिन में डिसाइड हो जाएगा। तो आप लोग इसी तरह अपना मार्ग निर्देशन हमें देते रहें, हमसे जुड़े रहें। और बड़ा अच्छा लगा, आज बहुत दिन बाद अपने पुराने साथ काम किए हुए लोगों से मुलाकात हुई। कुछ साइलेंट वर्कर भी थे, अजय जायसवाल जी और नवीन सारस्वत जी, जो कि त्रिवेदी सर के साथ हम लोग नैनी ब्रांच में काम करते थे। तो ये एक मैं बहुत भाव विभोर हूँ और बड़ी खुशी है कि आप लोगों ने इतने मन से इसको सुना। धन्यवाद सर। गुड नाइट। Thank you. Good night. Thank you. Good night. Thank you. Good night. Thank you.